नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का 6वां लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज एंड सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। कहने का मतलब ये है कि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे खेत में जो पानी दिया जाता है, हमारे खेत में जो पौधों को पानी प्राप्त होता है, उसके रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कौन से रिसोर्सेज से पौधों को पानी मिलता है। इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि किसी भी प्लांट का सॉइल से और प्लांट का वाटर से क्या रिलेशन होता है। सॉइल का प्लांट से, प्लांट का वाटर से, वाटर का सॉइल से, मतलब आपस में इन तीनों का क्या रिलेशन होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे और इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे पौधों को पानी मिलता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और इस समय आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप ये 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। अगर आप ये 8 सब्जेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मात्र 500 रुपये पे करके इन सभी 8 सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, जिसमें लगभग मैं 240 लेक्चर पढ़ाऊंगा, जो कि 1 घंटे के एवरेज की सभी लेक्चर होने वाले हैं। आप पे करिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 500 रुपये, और जो आप पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट आपको कहाँ सेंड करना है। जब आप यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पे जब आप चैनल पर जाएंगे तो चैनल पे आपको सब्सक्राइब बटन दिखा होगा। सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करिए और उसके जस्ट ऊपर आपको एक लिंक दिखी होगी, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो ये 3 पॉपअप खुल के आएंगे। इसमें सबसे नीचे वाला जो पॉपअप है जिसमें लिखा है सेंड योर स्क्रीन पेमेंट स्क्रीनशॉट, इस पे आप क्लिक करिए। आपने जो पेमेंट किया था उसके स्क्रीनशॉट टेलीग्राम से हमें सेंड करिए और टेलीग्राम पर ही अपना मोबाइल नंबर भी भेज दीजिए। जो नंबर में, जिस नंबर से आप टेलीग्राम चला रहे हैं वो नंबर भी उसी में सेंड कर दीजिए। मतलब आपको स्क्रीनशॉट भेजना है 500 रुपये जो आपने पे किया है उसका, और इसके साथ साथ क्या भेजना है, अपना मोबाइल नंबर जिस पे टेलीग्राम चल रहा हो। तो इतना ही जब आप कर देंगे तो मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा जहाँ पर सभी प्रीमियम कंटेंट जो 8 सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड वीडियोस आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं, पढ़ते हैं वाटर रिसोर्सेज एंड सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। बात समझना। सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप प्लांट। जितने भी क्रॉप प्लांट हम ग्रो करते हैं उनमें पानी का सोर्स क्या होता है, 2 ही तरीके के सोर्स हो सकता है, या तो नेचुरल रिसोर्स हो और या तो फिर इरिगेशन से हो। तो जो ज़्यादातर जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है वो तो नेचुरल रिसोर्सेज से पूरी हो जाती है। कुछ मात्रा में हमें अपने तरफ से देना पड़ता है पानी, जिसी को हम बोलते हैं इरिगेशन। Natural resources supply a large part of water required by the crop plant in most of the places, particularly under humid condition। कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्लाइमेट, ऐसा कंडीशन जहाँ थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ी रहती है, कहने का मतलब ये है कि जहाँ थोड़ा पानी बरसता रहता है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, उस वाले कंडीशन में जहाँ थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ पर जो इरिगेशन है वो उतना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि प्लांट का जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो नेचुरली मिल जाता है। जैसे however crop yield fluctuate widely when it grow under rain-fed condition due to uncertainties in rainfall। कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमिड कंडीशन है, जो ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहाँ पर ज़्यादातर जो वाटर के रिसोर्सेज हैं वो नेचुरली प्लांट को मिल जाते हैं, हमको अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो नेचुरली पानी मिलता है उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो पानी अनसर्टेन होता है। जैसे मान लो कि हमने धान की खेती कर रखी है, अब धान की खेती में जो टिलरिंग स्टेज होता है, टिलरिंग स्टेज बहुत क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है कि उसमें हमको धान में पानी देना है। लेकिन मान लो टिलरिंग स्टेज जो हमारी 20 दिन तक चलेगी, अगर उस 20 दिन के अंदर पानी नहीं बरसा तो हमारी धान की फसल खराब हो जाएगी। इस वजह से ये थोड़ा अनसर्टेन होता है। वहीं अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करें, जैसे मान लो कि मिल्किंग स्टेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हमको आने वाले 20 से 25 दिन के अंदर धान की कटाई करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है धान की। लेकिन उस समय अगर पानी बरस गया तो उससे हमारा जो स्टैंडिंग क्रॉप होगी वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाती है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जो धान होता है वो सड़ने लगता है बरसात की वजह से, और कई बार तो ऐसा होता है कि पौधे में जो धान लगा हुआ होता है उस धान में जर्मिनेशन होने लगता है, जिससे हमारी फसल खराब हो जाती है। इरिगेशन ऑन द अदर हैंड हैव इन्वॉल्व हाई कैपिटल फॉर इट्स एक्सप्लॉयटेशन एंड सप्लाई टू क्रॉप फील्ड। कहने का मतलब ये है, नेचुरल देंगे तो ये दिक्कत होती है, वहीं अगर हम इसको इरिगेशन के थ्रू देते हैं तो इरिगेशन के थ्रू देने में भी कई प्रॉब्लम होती है। एक तो जब हम फील्ड में देते हैं, क्रॉप में इरिगेशन देते हैं, तो उसको हमें आर्टिफिशियल तरीके से देना पड़ता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, काफ़ी ज़्यादा लेबर लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अब बात करते हैं जो
प्लांट को पानी मिलता है उसके नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उसमें सबसे पहले आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन अगर हम समझें तो प्रेसिपिटेशन स्नो, हेल एंड शीट आर रिसीव्ड ऑन अर्थ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर दैट कंस्टिट्यूट द प्रेसिपिटेशन। बात समझना, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, सबसे हिंदी भाषा में हम बताएं तो पानी का किसी भी तरीके से पृथ्वी की सतह पर एनवायरमेंट से आना क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन। फिर से एक बार समझ लो, वायुमंडल में जो पानी है वो किसी भी तरीके से धरती पर आके गिर जाए उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। वो किसी भी तरीके से आए, चाहे वो स्नोफॉल से आए जो बर्फबारी होती है उससे आए, चाहे रेन से आए जैसे जो ओलावृष्टि होती है उससे चला आए, चाहे फिर किसी शीट इरोजन से आए, चाहे स्लीट से आए, किसी भी तरीके से जो एनवायरमेंट में जो बादलों में पानी है वो धरती पर आके गिर जाए उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। रेन जो होता है ये सबसे ज्यादा बड़ा पार्टिसिपेट करता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने में। ज्यादातर जो वाटर की रिक्वायरमेंट है किसी भी प्लांट की वो हमें कहाँ से मिल जाती है, इरिगेशन सॉरी प्रेसिपिटेशन से ही मिल जाती है। जैसे ह्यूमिड कंडीशन और जो सब ह्यूमिड कंडीशन है जहाँ पर रेनफॉल थोड़ा मॉडरेट लेवल पर होता है वहां पर जो क्रॉप ग्रो हो जाती है वो केवल और केवल रेनफॉल पर डिपेंड होता है, क्योंकि जो ह्यूमिड और सेमी ह्यूमिड कंडीशन वाली जो क्लाइमेट होती है वहां पर जो पानी की उपलब्धता है वो बरसात की वजह से पर्याप्त मात्रा में होती रहती है, तो हम क्रॉप को वहां पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं, हमको अलग से पानी नहीं देने की जरूरत होती है। वहीं अगर कोई लो लैंडफॉल एरिया है जहाँ पर कम पानी की बरसात होती है तो वहां पर हमको ऐसी क्रॉप ग्रो करनी चाहिए जहां पर जिस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कम है। जैसे मान लो कि वाटर रिक्वायरमेंट दलहनी जो फसलें होती हैं उनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, तो उस एरिया में हम क्या करेंगे कि दलहनी फसलों को उगाएंगे। जैसे सीरियल में अगर हम बात करें तो हम ज्वार और बाजरा की खेती कर सकते हैं अगर पानी की रिक्वायरमेंट हमारे उस एरिया में कम है। अगर इरिगेशन हमारे पास अवेलेबल है और हम इसको एक तरीके से देना चाहते हैं सप्लीमेंट के तरीके से कि रेन वाटर नहीं मिला तो हम इरिगेशन से पानी दे के फसलों को उगा सकते हैं, तो इस तरीके से हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। अगर वहीं कोई कोल्ड क्लाइमेट है तो वहां पर स्नो जो आता है जो बर्फबारी होती है उससे एक अच्छे अमाउंट में पानी मिल जाता है क्रॉप को। इसके साथ साथ जो हेल होता है और सीट होता है ये भी एक माइनर सोर्स होता है, लिमिटेड सोर्स ऑफ इरिगेशन का। ध्यान से समझना, फिर से एक बार मैं पूरा बता दे रहा हूँ। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, धरती पर यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर किसी भी तरीके से जो बादलों का पानी है वो आ जाए उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक, चाहे वो पानी बरसात के रूप में आए, चाहे बर्फबारी के रूप में आए, चाहे ओलावृष्टि के रूप में आए, चाहे स्लीट के रूप में आए, किसी भी तरीके से आए तो उसको हम पानी बोलते हैं। तो ये एक नेचुरल रिसोर्स तो ये हो जाता है। इससे हम फसलों के इसमें जो फसलों की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, हमारी क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो आसानी से कंप्लीट हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक वाटर अदर देन प्रेसिपिटेशन, अब एटमॉस्फेयर का कुछ ऐसा भी पानी है जो इन प्रेसिपिटेशन के अलावा भी वापस आता है। जैसे एटमॉस्फेरिक वाटर कंस्टिट्यूट ऑफ ड्यू, जैसे ड्यू होता है, फोग होता है, मतलब ओस होती है, कोहरा होता है, क्लाउड होता है, एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी पड़ी रहती है, which serve a very minor source of water for crop plant। मतलब क्रॉप प्लांट के लिए ये बहुत, जैसे मान लो अरे यार वो क्या कहते हैं ऊँट को चाटने से प्यास नहीं बुझती है, उसी तरीके से ये भी है कि ये बहुत ही माइनर, बहुत ही माइन्यूट होता है। जैसे ठंडी में जो ओस पड़ती है वो ओस क्रॉप की कुछ रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकती है, लेकिन वो बहुत ही नाम मात्र होती है जिसको हम आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि केवल इसी से हमारी क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती। इसके साथ साथ हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, फॉग, ड्यू, क्लाउड आर क्वाइट इफेक्टिव इन reducing evaporation from soil surface and transpiration from plant owing to reduction in the atmospheric demand। बात समझना, जैसे मान लो कोई एक ऐसी एरिया है जहां पर हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, वहां का टेम्परेचर बहुत कम है, वहां पर ओस पड़ रही है, वहां पर ज्यादा कोहरा पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में प्लांट से जो पानी निकलता है इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो कम हो जाएगा। जो मिट्टी से पानी भाप बन के जो उड़ जाता है वो कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो पानी की सप्लाई है, हम थोड़ा भी पानी दे देंगे तो काम चल जाएगा। जैसे बात समझना, ऐसा नहीं है कि जो बरसात में हम क्रॉप ग्रो करते हैं उनकी ठंडी में, ऐसा नहीं है कि जो ठंडी में हम क्रॉप ग्रो करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है और गर्मी में जो क्रॉप ग्रो करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। दोनों की रिक्वायरमेंट लगभग बराबर हो सकती है,
लेकिन क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि खेत में जब हम पानी डालते हैं अपने, तो ज़्यादातर पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू पौधे से निकल जाता है और इवापोरेशन के थ्रू जो मिट्टी होती है वहां से पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो इस वजह से हमको बहुत बार सिंचाई करनी पड़ती है। वहीं अगर टेम्परेचर कम है, हाई ह्यूमिडिटी है, ओस पड़ रही है बराबर, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो मिट्टी है या हमारे जो पौधे हैं उनसे वाटर लॉस कम होगा, भाप बन के कम पानी उड़ेगा, तो इससे वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है पौधे की कम हो जाती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में हमें सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है, जबकि ठंडियों में पानी में सिंचाई कम करनी पड़ती है। They thus reduce the soil water use, thereby making it available for a long period of crop। यही बोल रहा हूँ कि मतलब ठंडा अगर एरिया है तो वहां पर लंबे टाइम तक हमको पानी उपलब्ध हो जाता है एक बार सिंचाई कर देने से। They sometimes make growing crop possible without scanty rainfall। Cereal and vegetable are extremely growing in North Bihar under unirrigated condition where डू एक्ट एज ए सप्लीमेंट्री वाटर रिसोर्सेज। नॉर्दर्न जो बिहार वाला रीजन होता है वहाँ पर ह्यूमिडिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है और ठंडी के सीजन में वहाँ पर ओस बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो केवल ओस की ही मदद से अच्छे से क्रॉप ग्रो हो जाती है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। लेकिन 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 ध्यान से समझना, मैंने बताया ओस से ग्रो हो जाती है, तो ओस केवल उस चीज को रोकेगी जो ट्रांसपोरेशन और इवापोरेशन के थ्रू लॉस हो रहा था पानी का, उसको रोक पाएगी। अगर ज्यादा ओस पड़ रही है तो ओस ज्यादा पड़ने का मतलब ये है कि वहां पर टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो पानी जो है मिट्टी के अंदर का जो पानी है वो वाष्प बनकर उड़ नहीं रहा है, और पानी जो पौधे के अंदर का पानी है वो भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर नहीं जा रहा है। तो इससे अगर हम थोड़ी भी सिंचाई कर देंगे, तो अगर थोड़ी भी सिंचाई हो जाएगी तो हमारा जो खेत है वो बहुत दिनों तक नमी बनाए रखेगा और हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो होती रहेगी। ये सबसे अच्छी बात होती है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज की, जो कुछ ग्राउंड वाटर होता है। द फ्री वाटर फाउंड बीनीथ द ग्राउंड सरफेस इज रेफरेंस एज ग्राउंड वाटर। कहने का मतलब यह है धरती के सतह के नीचे जो पानी पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इसका नाम अभी हमें याद नहीं आ रहा है, यानी कि धरती के नीचे जो 40-50 फीट, 100 फीट, 200 फीट, 250 फीट नीचे जो पानी पाया जाता है उसी को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर, एक्यूफर कहते हैं। हाँ याद आया, एक्यूफर। धरती के नीचे जो एक्यूफर होता है वहां पर जो पानी पाया जाता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। When a hole is bored successfully deep into the soil, जब एक अच्छा सा होल पृथ्वी के नीचे डाला जाता है तो वहां पर हमको फ्री वाटर वहां से आसानी से एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम होल के थ्रू निकाल लेते हैं और बाद में इस पानी को हम यूज करते हैं किसमें, इरिगेशन यूज करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, धीरे धीरे वाटर टेबल जो है वो घटता जाता है। अंडरग्राउंड वाटर का जितना ज्यादा अंदर जाएगा, कहने का मतलब बरसात में जो पानी बरसता है मिट्टी से जितना ही सोख के अंदर जाएगा वैसे वैसे वाटर टेबल बढ़ता जाएगा, यानी जो जल स्तर है ग्राउंड वाटर का, भूमिगत जल का जो स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर आएगा। वही फिर बाद में हम बरसात में यूज कर लेते हैं अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। Water table is dynamic in nature and raise up during the rainy season due to recharge of the groundwater by heavy rainfall. During summer season, the water table goes down due to evapotranspiration and surface flow। कहने का मतलब ये है कि बरसात में जब पानी बरसता है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, तो वाटर टेबल ऊपर आ जाता है, और गर्मियों के समय पे इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन इवापो ट्रांसपिरेशन होता है और सरफेस फ्लो होता है। तो इन सब की वजह से कुछ पानी हम सिंचाई के लिए निकाल लेते हैं, जिससे वाटर टेबल धीरे धीरे घट जाता है, फिर बरसात में वो बराबर होता रहता है। इस तरीके से चलता रहता है। When the water table rises and come near the crop root zone, कई बार ऐसा होता है कि वाटर टेबल ऊपर आते आते इतना ऊपर आ जाता है कि प्लांट की जो रूट जोन है, यानी कि प्लांट का जो रूट है, वाटर टेबल वहां तक पहुंच जाता है। A considerable amount of water is utilized by the crop plant, basically due capillary movement water rises to some distance above the water table depending upon the soil texture. The capillary rise of water is the more in finer soil and like silt clay or compared to coarse soil like sandy soil। ध्यान से समझना, इसको बहुत कठिन सा लिखा है, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। ऐसी कोई फील्ड हो जहां पर नमी हमेशा बनी रहती है, जैसे होता नहीं है कि कई कई जगह पर ऐसी फील्ड होती है जहां पर हमेशा नमी बनी रहती है। तो जानते हो नमी क्यों बनी रहती है? जैसे मान लो ये मिट्टी की ऊपरी सतह है
अब यहाँ तक वाटर टेबल आ गया, ध्यान से समझना, ये मिट्टी की ऊपरी सतह है ये वाली, और यहाँ तक वाटर टेबल आ गया है। ठीक, वाटर टेबल यानी कि मिट्टी के अंदर पानी रिचार्ज होते होते बहुत ऊपर तक आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का जो पानी है, यानी कि नीचे से इतना पानी जो ऊपर चढ़ेगा, वो थोड़ा सा एक कैपिलरी वाटर होता है। तो वो कैपिलरी जो पोर्स होते हैं मिट्टी के बीच में, वहीं से कैपिलरी वाटर धीरे धीरे ऊपर को चढ़ता रहता है। जैसे आपने केसिका पढ़ा होगा ना, केसिका तो पढ़ा होगा, कैपिलरी फोर्स पढ़ा होगा उसमें, हाई स्कूल में जो पढ़ा होगा कि जो वो होता है, क्या कहते हैं, रुई में किस तरीके से तेल ऊपर जाता है। जब हम दीपक जलाते हैं तो जो तेल होता है वो नीचे रहता है और दीपक ऊपर लौ जलती रहती है, तो तेल नीचे से ऊपर किस तरीके से जाता है, यही होता है इसमें। तो मिट्टी में जो ग्राउंड वाटर है, वहां से पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा और थोड़े ऊपर जैसे पहुंचेगा तैसे वहां पर पौधे की जड़ें मिल जाएंगी और पौधे की जड़ें उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, पौधा ग्रो होता रहेगा। तो उसमें हमको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ग्राउंड वाटर अगर इतना ऊपर आ जाए तो हमको भी पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आगे आता है फ्लड वाटर। Occurrence of flood is a common phenomena during the rainy period in many part of India. इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो लो लैंड एरियाज हैं, जैसे बिहार है, यूपी के कुछ भाग हैं, उसके बाद आसाम है, मेघालय है। ऐसे जो कुछ एरिया हैं जहाँ पर बरसात होती है तो पानी बहुत ज़्यादा आता है। जो नदियों के किनारे वाली चीज़ें होती हैं, जहाँ पर बाढ़ आती है जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आता है। थ्रू अकरेंस ऑफ फ्लड काजेज havoc damage both the human being and crop, but while passing over the land, it infiltrates into the soil and recharge the groundwater. कहने का मतलब ये है कि बरसात के समय में जब ये बाढ़ आती है तो फसलों को नुकसान करती है और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको भी प्रभावित करती है। लेकिन इस बाढ़ का एक अच्छा फैक्टर ये भी है कि क्योंकि पानी 1 महीने 2 महीने तक भरा रहता है, तो धीरे धीरे वहाँ की जो मिट्टी होती है वो पानी को सोखती रहती है, और पानी को सोखते सोखते क्या करती है, नीचे का जो अंडर वाटर टेबल है, वाटर जो जल स्तर है मृदा का, वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी और बिहार के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर पानी आपको मिट्टी की सतह में 40 फीट तक, अगर आपने वहाँ पर बोरिंग कर दी है तो 40 फीट पर आपको पानी मिलना शुरू हो जाता है। वहीं अगर कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे बुंदेलखंड का एरिया है, राजस्थान है, यहाँ पर पानी बहुत नीचे, आपको 250, 300, 450 फीट तक जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाढ़ नहीं आती है, यहाँ ढेर सारी नदियाँ नहीं है, नदियों के किनारे ही बाढ़ आती है। तो जहाँ बाढ़ आती है वहाँ एक फायदा ये होता है कि वाटर टेबल ऊपर हो जाता है और बाद में इसी पानी को हम इरिगेशन के थ्रू यूज कर सकते हैं इरिगेशन के लिए। अब बात करते हैं इरिगेशन वाटर सोर्स। इरिगेशन वाटर सोर्स कैसे होता है? सरफेस वाटर, रेन एंड मेल्टिंग स्नो फ्रॉम स्ट्रीम, रिवर एंड fill reservoirs, pond and tanks. These form of sources of surface water. Surface water forms the largest source of irrigation purpose. Dam are considered across the river and water is derived in agriculture field through canal and distributed by gravity flow. Supply of water from dam across river and stream are often seasonal. Tank, pond and take store a limited quantity of water and provide irrigation मोस्टली ऑन सीजनल बेसिस। बात समझना, ये जो सरफेस वाटर है, ये सरफेस वाटर किस तरीके से मिलता है? जब बरसात होती है तो बरसात होने पे नदियों में पानी बहता है, उसको नदियों के पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है, कहाँ पर? नहरों में, और नहरों को डाइवर्ट कर दिया जाता है खेतों तक। तो पानी कहाँ आया? बरसात का पानी नदी में आया, नदी से फिर नहर में आया और नहर से खेत में चला गया। इस तरीके से पौधे को मिल गया पानी। दूसरा, बरसात जब होता है तो बहुत ढेर सारे ऐसे रिजर्वायर बना लिए जाते हैं। रिजर्वायर मतलब तालाब बना लेते हैं, पोखरे बना लिए जाते हैं, जो बरसात के समय में भर जाते हैं बरसात की वजह से, और बाद में जब सीजनल, जब हमको पानी की रिक्वायरमेंट होती है अपनी क्रॉप को ग्रो करने में, तब वहां पर हमको पानी मिल जाता है। इसके साथ साथ हम डैम बना लेते हैं। डैम बना के मिट्टी का पानी का जो जलस्तर है उसको ऊपर कर लेते हैं। जैसे नदियों में डैम बना दिया तो नदी के जो पानी का जलस्तर है वो ऊपर हो गया, फिर उसको हमने डाइवर्ट कर लिया नहरों में, और नहरों से फिर हमने खेत में डाल दिया। तो ये ढेर सारे तरीके हैं सरफेस वाटर के जिसको हम अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया जाने वाला वाटर है जो कि आर्टिफिशियल इरिगेशन में काम आता है, बोले तो इरिगेशन में काम आता है। इससे पहले जितना मैंने पढ़ाया था, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, बहुत ऊपर तक ग्राउंड वाटर आ जाए तो अपने आप पानी पा जाएगा। इसके साथ साथ जो ड्यू है, फॉग है, कोहरा है, इससे पानी मिल जाता है। उसके साथ साथ जो स्नोफॉल है या ओलावृष्टि है या फिर रेनफॉल है, इससे मिल जाता है। तो ये अभी जितना मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तीनों
ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो नेचुरली मिल रहे थे। लेकिन है तो खैर पानी ये भी नेचुरली, बरसात हुआ है, नदियों में आया है, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ी सी हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत ऐसे कर रहे हैं कि हमने नहर बनाई है, नहर से हम खेत में ले जा रहे हैं, तो एक तरीके का ये आर्टिफिशियल हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं इरिगेशन। तो इरिगेशन में जो सोर्स वाटर है, सरफेस वाटर, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि ये पानी जो होता है ये सरफेस पे होता है, धरती की मिट्टी के सरफेस पे होता है। इसको केवल हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं। जैसे पहले नदी में बह रहा था तो वो भी धरती की ऊपरी सतह पे बहा जा रहा था, उसको हमने अपने खेत में ले लिया। तालाब में था तो वो भी धरती की ऊपरी सतह में था, उसको हमने अपने खेत में ले लिया। तो ये सरफेस वाटर होता है, ये इरिगेशन का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। इसके बाद आता है ग्राउंड वाटर। जब बरसात होती है तो बरसात होती है मिट्टी पे, तो मिट्टी की एक टेंडेंसी होती है वो कि वो पानी सोखता रहता है, पानी धीरे धीरे सोखता रहेगा और सोख के नीचे जो एक्विफर होते हैं वहां पर ले जाके पानी को इकट्ठा करता रहता है, जिससे वाटर टेबल ऊपर हो जाता है। और जब यही वाटर टेबल ऊपर हो जाता है तो इसी को फिर बाद में बोरिंग करके हम निकालते हैं इसी पानी को और अपने खेतों में इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। It is another important source of irrigation water. Seepage water from canal, reservoir, and lake in influent drainage from rivers and percolating flood water recharges the groundwater. Dewell are constructed and shallow, middle, and deep tubewell wall is constructed to pump out the groundwater for the irrigation purpose. कहने का मतलब ये है, जब नदियां बहती हैं तो नदियों के आसपास की जो एरियाज होते हैं, क्योंकि नदियों में जो पानी रहता है वो भी धीरे धीरे धरती सोखती रहती है। नदी के पानी को भी धरती सोखेगी, तालाब के पानी को भी धरती सोखेगी, बरसात में पानी हमारे खेतों में भरता है उसको भी सोखेगी। तो इस तरीके से जो धरती में पानी धीरे धीरे सोख के मिट्टी के अंदर जाता है तो वो धीरे धीरे क्या बनाता है, वाटर टेबल बनाता है, ग्राउंड वाटर बनाता है। फिर बाद में इसी को हम बोरिंग करके कुआं खोद के पानी निकालते हैं और इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। फिर बात करते हैं रोल ऑफ वाटर इन प्लांट। प्लांट के अंदर वाटर का क्या रोल होता है, प्लांट में वाटर क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में बात करें। वाटर इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्लांट के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर पानी एक अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है, बहुतायत मात्रा में वहां पर पानी पाया जाता है। इट इज ए स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल एंड इट मेंटेन द सेल through the tertiary pressure. When plenty of water is available, cell are treated and plant remain their normal structure form. Water content for a large part of the body weight of an actively growing plants and constitute 85 to 90% of the body weight of the young plant and 20 to 50% of the mature plant. कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्लांट के अंदर पानी जो उसकी सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके साथ साथ प्लांट में एक टर्जिडी प्रेशर बनता है जिससे जो कोशिकाएं होती हैं वो फैलती और सिकुड़ती हैं। ये जब मैं आपको फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा टर्जिडी प्रेशर। बस आप इतना समझिए कि ये कोशिकाएं जो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं इसी की वजह से थोड़ा सा होता है। ठीक, इसके साथ साथ जो यंग प्लांट होते हैं, बोले तो जो हरे भरे पौधे होते हैं, उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो 85 से 90% तक होती है। और जो मैच्योर प्लांट होते हैं, यानी कि प्लांट जब धीरे धीरे सूखने की अवस्था में जाते रहते हैं तब भी इनके अंदर 20 से 25% पानी होता ही होता है। वहीं अगर हम बात करें जैसे ग्रेन की क्रॉप है, जो हमारे ग्रेन है, बोले तो धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, ये सब, इनको जब हम स्टोर करके रखते हैं तब भी इनमें 10% मॉइस्चर होता है। 10% मॉइस्चर किस फॉर्म में रहेगा, मॉइस्चर पानी ही होता है मोस्टली, तो इसमें 10% पानी तब भी रहता है। तो यानी कि चाहे कोई प्लांट हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, सबके अंदर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। हमारी बॉडी का लगभग 90% के आसपास पानी, 90% जो वेट होता है हमारी बॉडी का उसमें पानी ही रहता है। बात करते हैं वाटर इज ए सोर्स ऑफ 2 एसेंशियल एलिमेंट, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वाटर जो होता है ये दो एलिमेंट का सोर्स होता है, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। अभी मैं न्यूट्रिएंट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि पौधों को जो न्यूट्रिएंट चाहिए 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, उसमें मैंने बताया था कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको हम स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट बोलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उसमें मैंने बताया था कि पानी एक अच्छा स्रोत होता है जिससे पौधे को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलता रहता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये दोनों का तो स्रोत है पहली बात तो पानी। दूसरा चीज है हाइड्रोजन रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है तो उसमें जो पानी होता है, पानी के अंदर का जो हाइड्रोजन होता है
वो फोटोसिंथेसिस में काम लगता है। ठीक, अगर पानी नहीं होगा तो हाइड्रोजन नहीं होगा, और अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो पौधे फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे, और फिर बाद में कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट जो बनता है, कार्बोहाइड्रेट में तीन चीजें होती हैं, तीन एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही अलग अलग तरीके से कंबाइन करके ढेर सारे टाइप के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो उसमें अगर हमने पानी निकाल दिया तो मतलब H निकाल दिया और O निकाल दिया, तो बचा क्या, केवल कार्बन बचा। तो विदाउट वाटर वी कैन नॉट इमेजिन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं, वाटर सर्व एज ए सॉल्वेंट ऑफ सब्सटेंस एंड ए मैकेनिज्म इन प्लांट अलाउ मेटाबॉलिक रिएक्शन टू अकर। बात समझना, प्लांट में बहुत ढेर सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। प्लांट में जो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, इनको कराने में और किसी एक चीज को दूसरी जगह पर ले जाने में, सब में पानी का ही काम आता है। जैसे ध्यान से समझना, जब तक जो ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, जो ऐसे समझो जो एलिमेंट होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मिट्टी में कन्वर्ट होके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में बदलते हैं। फिर पौधे जब पानी एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट में, तो उसी पानी में वो घुल के, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, जिंक हो, कोई भी हो, वो जड़ों में पानी के माध्यम से ही जाता है, और फिर जड़ से तने में, तने से फूल में, पौधों, पत्तियों में, फल में, सब जगह जो न्यूट्रिएंट पहुंचता है वो किसके थ्रू पहुंचता है, वो पानी के थ्रू ही पहुंचता है। इसके साथ साथ प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें भी ट्रांसलोकेशन का काम करता है पानी, जो रेस्पिरेशन होता है उसमें काम करता है। इसके साथ साथ जो और ढेर सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, जो मैं प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ाऊंगा आपको, ये सभी मेटाबॉलिक जो प्रैक्टिसेस होती हैं प्लांट में, इनको सबको करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। अगर पानी नहीं होगा तो ये सभी प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट एंड हेल्प इट इन द टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। ये मैंने अभी बताया कि ये एक तरीके का सॉल्यूशन का काम करता है। सॉल्वेंट का मतलब ये अपने अंदर सभी न्यूट्रिएंट को घोल लेता है, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे पोटास हो, और ये सभी तभी पौधे को मिल पाते हैं। पौधे के पास तो मुंह तो होता नहीं, जैसे हम लोगों के पास मुंह है कि हमको कोई सूखा सूखा भी कोई दे दे तो हम सूखा भी खा जाएंगे। हमको पौधे को तब तक, जब तक पानी में घोल के नहीं मिलेगा, जब तक पानी में घुल नहीं जाएगा कोई न्यूट्रिएंट, तब तक पौधे उसको ले ही नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ प्लांट आल्सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थ्रू लीव्स फ्रॉम नेचुरल स्प्रे। दीज न्यूट्रिएंट आर कैरिड इन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इन सॉल्युबल फॉर्म ऑफ यूज। बात समझना, जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो जड़ से ले लेता है पौधा, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट जो पौधा पत्तियों से लेता है, तो क्योंकि पत्तियों पर हमने डाल दिया, अब पत्तियों के अंदर जो पानी होता है वो उस न्यूट्रिएंट को खींच लेगा अपने अंदर। इसके बाद फिर वो जो पानी है वो पूरे पौधे में इधर उधर बहेगा। ठीक, अब जब वो बहेगा, जो जाइलम होता है पौधे के अंदर, उसके अंदर बहेगा, तो एक जगह से पत्तियों से एब्जॉर्ब हुआ, पत्तियों से फिर तने में जाएगा, तने से फूल में जाएगा और फल में जाएगा। इस तरीके से न्यूट्रिएंट पहुंचता है। तो चाहे जड़ से जाना हो, चाहे पत्तियों से जाना हो, न्यूट्रिएंट का ट्रांसलोकेशन तभी होगा जब पानी होगा, एक सॉल्वेंट मैनर बनेगा, एक सॉल्वेंट के तरीके से काम करता है, इसमें आके कोई चीज डिसॉल्व होगा, उसके बाद तो वो पौधों में पहुंच पाता है। फूड मैन्युफैक्चर्ड इन ग्रीन प्लांट इज डिसॉल्व टू various part of the plant in soluble form where plant act as a carrier of the food material। बात समझना, कोई भी फूड मटेरियल हो प्लांट में, वो कहाँ बनता है, वो पत्तियों में बनता है। चाहे प्रोटीन बन रहा हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट बन रहा हो, चाहे वसा बन रही हो, कुछ भी बनेगा वो पत्तियों में बनेगा। लेकिन हर प्लांट में जो स्टोरेज होता है वो अलग अलग होता है। जैसे गेहूं में ग्रेन में स्टोर हो जाता है, धान में ग्रेन में स्टोर हो जाता है, मूली में जड़ में स्टोर हो जाता है, गन्ने में तने में स्टोर हो जाता है। तो बन तो सब जगह पत्तियों में रहा है, लेकिन आके स्टोर हो रहा है अलग अलग जगह पर। तो किसकी मदद से आ रहा है स्टोर होने, वो सभी पानी की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह पर स्टोर होने आ रहा है। Transpiration is a valuable process in plants and occur at a potential rate as long as water is available in adequate amount. When there is deficient of water, the transpiration is reduced, thereby affected the growth and yield of the plant. Transpiration also helps in absorption of nutrient from the plant। बात समझना, ट्रांसपिरेशन एक अच्छी प्रोसेस होती है, वाइटल प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर। इससे क्या होता है, बात समझना,
ये मान लो मैंने प्लांट बना दिया, ये नीचे जड़ है और ये नीचे ढेर सारे इसकी पत्तियां निकली। अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि पत्तियों से पानी बार बार उड़ रहा है, ठीक, पत्तियों से पानी बार बार ट्रांसपिरेशन के थ्रू उड़ रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है पत्तियों से, और पत्तियों से जो पानी है वो भाप बन के उड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पत्तियों में पानी कम होगा। जब पत्तियों में पानी कम होगा तो उस कमी को पूरा करने के लिए तने से पानी पहुंचेगा पत्तियों में। अब तने में पानी की कमी होगी तो तना पानी कहाँ से लेगा? वो जड़ से मांग लेगा, और जड़ों को पानी की जब कमी होगी तो कहाँ से मांग लेगा? वो फिर मिट्टी से, जो मिट्टी में जो पानी है वहां से मांग लेगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि मिट्टी से पानी कहाँ जाएगा? मिट्टी से पानी जाएगा जड़ में, जड़ से तने में, तने से पत्तियों में, पत्तियों से फिर ट्रांसपिरेशन के थ्रू उड़ जाएगा। और यही जो पानी जाता है, यही एक तरीके का ऐसा होता है कि इसी पानी के थ्रू ही प्लांट अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये जो ट्रांसपिरेशन वाली प्रोसेस होती है वो एक तरीके की अच्छी प्रोसेस है, वाइटल प्रोसेस है, जिसकी मदद से प्लांट अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर पाते हैं। आगे बात करते हैं। वाटर इज इसेंशियल एंड इन हाइड्रोलिक water is essential in hydraulic process in plants. It helps to conversion of starch to sugar. जो प्लांट के अंदर जो स्टार्च बनता है वो बाद में जब कन्वर्ट होता है शुगर में, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द टर्जिटी सेल वॉल. वाटर हेल्प इन सेल इनलार्जमेंट ड्यू टू टर्जिटी प्रेशर एंड the cell division which ultimately increase the growth of plant. बात समझना, जैसे भी टर्जिटी प्रेशर बताया, तो टर्जिटी प्रेशर का मतलब ये होता है जब टर्जिटी प्रेशर कम और ज्यादा होता है तो उसी के माध्यम से पौधे थोड़े से उसके माध्यम से जो सेल होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, थोड़ी सी बढ़ती और घटती हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि टर्जिटी प्रेशर को मेंटेन करना होता है, इसी वजह से पानी ज्यादा जरूरी होता है। और केवल यही नहीं, सेल डिवीजन अगर करनी है पौधे को तो सेल डिवीजन तभी होगा जब अच्छी मात्रा में पौधे के अंदर पानी होगा। वाटर इज इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट एंड न्यूट्रिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये तभी बढ़ेंगे जब इनमें पानी होगा। मिट्टी में जब पानी नहीं होगा तो वो भी धीरे धीरे उनकी जनसंख्या भी घटने लगती है। जब जो हमारा सीड होता है, जब सीड में एक प्रॉपर अमाउंट में पानी मिलता है तभी सीड जर्मिनेट करता है। जैसे चने का सीड हम ऐसे रखे रहें, ऐसे नहीं जमेगा, लेकिन हमने एक रात उसको पानी में भिगो दिया, अगले रात हम उसको सुबह उसको निकाल दिए, तो आप देखेंगे शाम तक उसमें जो जर्मिनेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ प्लांट की रूट के ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन अच्छे से प्लांट ले पाए, इन सभी चीजों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। वाटर हेल्प इन द केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन इन सॉइल। सॉइल के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं, चाहे केमिकल रिएक्शन हो, चाहे फिजिकल रिएक्शन हो, चाहे बायोलॉजिकल रिएक्शन हो, ये सभी रिएक्शन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे आप समझिए कि अगर मिट्टी में कभी पानी मिला ही ना होता तो जो जैसे मिट्टी जो बनती है वो चट्टानों से बनती है। अब अगर चट्टानों में कभी पानी मिला ही ना होता तो मिट्टी बनी ही नहीं होती। तो ऐसे भी कह सकते हो कि मिट्टी बनने में भी पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद होता है लीव्स गेट हीटेड अप विथ सोलर रेडिएशन, प्लांट डिस्पाइट हीट बाय इंक्रीज ट्रांसपिरेशन, water act as a buffer agent against low and high temperature injury as it has high heat of vaporization and high specific heat। बात समझना, जैसे मान लो जो पौधे होते हैं, जैसे हम लोग हैं, जब हमको ज्यादा धूप लगेगी हम छांव में चले जाएंगे, हमको ज्यादा ठंडी लगेगी तो हम थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे कि थोड़ा सा ऊनी कपड़ा पहन लेंगे, थोड़ा सा आग के पास बैठ जाएंगे, थोड़ा सा सेक लेंगे अपने आप को, जिससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठंडी गर्मी में इस तरीके से मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए पौधे के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, वो होता है पानी वाला। ये क्या करते हैं कि जब इनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है पौधों को, तो ये अपनी बॉडी से पानी छोड़ते रहते हैं। जैसे हम लोगों को भी गर्मी लगती है तो अपनी बॉडी से हम पानी छोड़ते रहते हैं पसीने की मदद से। पसीना खूब निकलेगा तो इससे हमारी बॉडी क्या करती है कि एक तो जो अपशिष्ट है उनका उत्सर्जन कर लेती है, जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में हार्मफुल जो चीजें हैं वो पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाती है,
और दूसरा पानी निकलने से ये होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसी तरीके से जो पौधे होते हैं ये भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पानी का यूज करते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इनके बॉडी में ट्रांसपिरेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ट्रांसपिरेशन का रेट जब बढ़ेगा तो पौधे अपना टेम्परेचर मेंटेन कर ले जाते हैं। बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन की। इरिगेशन बोले तो जिसको हम सिंचाई बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? irrigation of artificial irrigation is artificial application of water to soil for the purpose of supplying the moisture essential for normal plant growth and development। कहने का मतलब यह है किसी भी प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आर्टिफिशियली जो हम पानी देते हैं उसी को हम बोलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन जो है एक तरीके का सप्लीमेंट्री वाटर अवेलेबल कराता है, चाहे वो रेनफॉल हो चाहे ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर और रेनफॉल के अलावा जो भी पानी इसको मिलता है पौधों को, वो हम किससे दिलाते हैं? आर्टिफिशियली दिलाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन इज अप्लाई इनटू ए सॉइल फॉर द फॉलोइंग पर्पस। कौन कौन से पर्पस के लिए हमको पानी देना पड़ता है? टू ऐड वाटर टू द सॉइल फॉर सप्लाइंग मॉइस्चर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट के अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम पानी देते हैं। टू प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट शॉर्ट ड्यूरेशन ड्रॉट। जो शॉर्ट ड्यूरेशन की ड्रॉट होती है, बोले तो कुछ कंडीशन ऐसी आएगी, जैसे मैंने अभी धान में बताया कि धान में जो टिलरिंग की प्रोसेस है, टिलरिंग के टाइम 20 जो दिन का टाइम होता है ये बहुत क्रिटिकल होता है। अगर इस समय सूखा पड़ गया, मतलब एक तरीके से ऐसे समझो कि शॉर्ट ड्यूरेशन 20 दिन तक केवल पानी नहीं बरसा, इस कंडीशन में अगर प्रॉब्लम हो गई तो हम थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन में जो ड्रॉट हो रही है, शॉर्ट ड्यूरेशन में जो थोड़ा सूखा पड़ रहा है, उस कंडीशन में अगर हम खेत में पानी लगा देते हैं तो इससे क्या होगा कि जो वो सूखे वाली जो समस्या थी वो खत्म हो जाएगी, हमारा टिलरिंग प्रोसेस हो जाएगा, और हो सकता है इसके बाद फिर पानी बरसने लगे। ये चीजें हम दूर कर सकते हैं पानी देकर। टू लीच और डाइल्यूट एक्सेस साल्ट इन द क्रॉप रूट जोन thereby providing a favorable environment in the soil profile for absorption of water and minerals। बात समझना। कई बार क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है उसमें ढेर सारे साल्ट होता है, ठीक। ढेर सारा जब साल्ट पड़ा रहेगा तो हम अगर कोई क्रॉप ग्रो करेंगे तो हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। अगर कोई साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, जिसको हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल बोलते हैं, तो उसके रिकग्निशन के लिए बोले तो उस साल्ट अफेक्टेड सॉइल को शुद्ध करने के लिए हमको पानी की जरूरत पड़ती है। हम क्या करेंगे कि पहले खेत में पानी भर देंगे, ठीक। खेत में 8 से 10 सेंटीमीटर तक पानी भर देंगे। उसके बाद उसको ऐसे थोड़ी देर तक ऐसे पड़ा रहने देंगे, 4-6 घंटे तक। फिर बाद में क्या होगा, उस पानी को हम ड्रेन आउट कर देंगे, मतलब कहीं पर एक जगह से कटा देंगे और पानी कायदे से बह जाएगा, ठीक। तो जो इसके अंदर पानी के अंदर जो सॉल्ट मिट्टी में जो सॉल्ट था वो सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो गया, पानी में अच्छे से मिल गया, और पानी जो हमने खेत से बाहर निकाल दिया तो चला गया बाहर। इसके अलावा दूसरा एक चीज और होता है कि जब हम पानी खेत में भरते हैं तो क्योंकि मिट्टी पानी को हमेशा सोखती रहती है, तो क्योंकि जो साल्ट है वो पानी में घुल जाता है, तो वो भी पानी जब सोखेगा, मिट्टी जब उसको पानी को सोखेगी तो उसके साथ साथ जो साल्ट है वो भी सोख लिया जाएगा, और वो भी धीरे धीरे पर्कुलेट करके धीरे धीरे लीच आउट हो जाएगा, और जो साल्ट ऊपरी सतह पर है मिट्टी की वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में नीचे चला जाएगा। इस तरीके से जो साल्ट अफेक्टेड हमारी सॉइल है उसको भी दूर करने के लिए हम इरिगेशन करते हैं। उसके बाद टू सॉफ्टन टीलेज प्लान, मतलब अगर हमको खेत की जुताई करनी है तो अगर बिल्कुल सूखी मिट्टी है तो उसमें ट्रैक्टर चलाना काफी कठिन काम होता है, तो अगर हम थोड़ी सी सिंचाई कर देते हैं तो मिट्टी थोड़ी सी ढीली हो जाती है और हम फिर उसके बाद कायदे से जुताई कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब गर्मी होती है तो जब पहली बार बरसात होती है तब ट्रैक्टर खूब चलते हैं, क्योंकि एक बार जब बरसात हो जाती है तो मिट्टी थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है, तो ट्रैक्टर आसानी से चलता है, हम एक गहरी जुताई कर पाते हैं। टू कूल द सॉइल and atmosphere thereby making more favorable micro environment for plant growth। कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी बहुत गर्म होती है, अब मिट्टी गर्म होगी, अगर उसमें हमने सीड डाल दिया तो सीड खराब हो जाएगा, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए टेम्परेरी रीजन में एक माइक्रो एनवायरनमेंट बनाने के लिए जिसमें पौधा अच्छे से ग्रो हो पाए, मिट्टी का टेम्परेचर थोड़ा घट जाए, इसके लिए भी हम सिंचाई करते हैं, जिससे मिट्टी का टेम्परेचर घट जाता है। इसके बाद बात करते हैं इरिगेटेड एरिया इन इंडिया। इंडिया में इरिगेटेड एरिया कितना है, कैसे है, इसके बारे में बात करेंगे। द नेट कल्टीवेटेड एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया में नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है?
वो है 141 मिलियन हेक्टेयर। यानी कि पूरे भारत में 141 मिलियन हेक्टेयर जमीन है जिस पर हम खेती कर सकते हैं। इसके बाद है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, वो कितना है 195.1 मिलियन हेक्टेयर। ध्यान से समझना, ये नेट कल्टीवेटेड एरिया है और ये ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया है। अब दोनों का अंतर समझना। हमारे पास जैसे मान लो 1 हेक्टेयर जमीन है, ठीक, तो ये मान लो पूरा भारत है, पूरा भारत ही 1 हेक्टेयर में है। हमने इसमें साल भर में एक फसल ग्रो करी, ध्यान से समझना, पूरे साल में हमने इसमें एक फसल ग्रो की, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है वो 1 है, 1 हेक्टेयर। और जो ग्रास कल्टीवेटेड एरिया है वो भी 1 है, क्योंकि साल भर में हमने केवल एक ही फसल ग्रो करी है। आगे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसी 1 हेक्टेयर एरिया में हमने 2 बार फसल ग्रो करी, एक बार गेहूं लगा दिया, एक बार धान लगा दिया, तो हमारा जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है वो तो अभी भी 1 ही हेक्टेयर है। लेकिन इसको हमने जब इसमें 2 बार हमने 2 फसल लगा ली, तो एक बार 1 हेक्टेयर धान हो गया और एक बार 1 हेक्टेयर गेहूं हो गया, तो दोनों मिला के 2 हेक्टेयर फसल हो गई। तो ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया हमारा 2 हो गया। तो नेट कल्टीवेटेड एरिया 1 हेक्टेयर और ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया 2 हेक्टेयर। इसी तरीके से 195 जो है ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। बोले तो यहाँ पर दो टाइम खेती हो जाती है। कुछ ऐसे एरियाज हैं भारत में जहाँ पर लगभग ऐसे समझो कि 41 में कितना जोड़ दें कि 95 हो जाए, तो लगभग ऐसे मान लो कि 54, हाँ 54 के आसपास, 54 मिलियन हेक्टेयर ऐसा है जहाँ पर हम 2 बार खेती कर लेते हैं 1 साल के अंदर। ठीक, आगे बात करते हैं ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया हमारा इतना है और नेट इरिगेटेड एरिया हमारा इतना है। अब ध्यान से समझना, मान लो हमारे पास 1 हेक्टेयर जमीन है, इसमें हम सिंचाई कर सकते हैं। तो हमने एक बार अगर सिंचाई कर दी साल भर में एक फसल की अगर हम सिंचाई कर रहे हैं, एक फसल इसमें ग्रो की और उसको हम सिंचाई करके उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो हमारा जो इरिगेटेड एरिया है वो कितना है 63 है। अगर इसमें हम 2 फसल ग्रो कर पा रहे हैं इरिगेटेड एरिया में, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये इरिगेटेड एरिया 88 हो गया। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ, हमारे पास एक ऐसी जमीन है 1 हेक्टेयर जहां पर सिंचाई की उपलब्धता है। ठीक, अगर हम इसमें एक बार ही खेती कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो जो नेट इरिगेटेड एरिया है वो 1 हेक्टेयर है और फसल भी एक ही बार हम लोग उगा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये ग्रॉस इरिगेटेड एरिया भी हमारा 1 ही हेक्टेयर है। लेकिन अगर हम अपने 1 हेक्टेयर इरिगेटेड एरिया में 2 बार फसल ग्रो कर रहे हैं, तो हमारा ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना हो जाएगा 2। बिल्कुल यही समझ लो, इसमें बस इरिगेटेड लगा दो। जो भी मैंने बताया नेट कल्टीवेटेड और ग्रॉस कल्टीवेटेड, उसमें एक और करेक्टरिस्टिक्स जोड़ दो कि उस फील्ड में सिंचाई के साधन उपलब्ध है। ठीक, तो आप देखेंगे कि इसके बीच का जो अंतर है और इसके बीच का अंतर जो है वो लगभग बराबर ही आपको सॉरी क्या कहते हैं, इरिगेटेड एरिया हमारा इतना है और नेट इरिगेटेड एरिया इतना है। कहने का मतलब ये है कि इतना एरिया तो हमारा ऐसा है जहां पर हम खेती करते हैं, एक बार करते हैं, और इतना एरिया, इसी में से कुछ एरिया ऐसा भी है जहां पर फिर हम 2 बार 2 फसल ग्रो कर पाते हैं। ठीक, इस तरीके का होता है। ये 2 बार या 3 बार या 4 बार ऐसे होता है। तो ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया मतलब एक ही एरिया में हम जितनी बार क्रॉप ग्रो करेंगे उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 ही हेक्टेयर में हमने 3 बार फसल ग्रो करी तो 3 हेक्टेयर हो गया 1 साल के अंदर। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इरिगेशन बाई डिफरेंट सोर्सेज। Among the different sources of irrigation, tubewell and other well account for the highest source of irrigation area. इरिगेशन जितना भी हम करते हैं, बात कर रहे हैं इसमें हम आर्टिफिशियल इरिगेशन। ठीक, तो इरिगेशन जो हम करते हैं उसमें जो आर्टिफिशियल इरिगेशन करते हैं मतलब अपने से जो खुद से हम खेत में पानी देते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा अमाउंट होता है वो होता है ट्यूबवेल का। ठीक, यानी कि जमीन के अंदर से जो हम पानी निकाल के सिंचाई करते हैं वो कितना परसेंट होता है, लगभग 62%। जैसे मान लो कि हमारे पास 100 हेक्टेयर एरिया है जिसपे हम सिंचाई करवा सकते हैं, तो हमारा वो 100 हेक्टेयर कितना क्या हो गया, वो नेट इरिगेटेड एरिया हो गया 100 हेक्टेयर। अब इस 100 हेक्टेयर में जो हम पानी दे रहे हैं उसमें हम 62 हेक्टेयर में किससे पानी दे रहे हैं, 62 हेक्टेयर में हम बोरिंग से पानी निकालकर, धरती के अंदर से मोटर से पानी निकालकर या कुएं से पानी निकालकर सिंचाई कर रहे हैं। 26% हम नहर से सिंचाई कर रहे हैं, 9% किसी दूसरे सोर्स से सिंचाई कर रहे हैं और 3% हम टैंक से कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से हम अपने 100 हेक्टेयर जो हमारा इरिगेशन एरिया है उसको अलग अलग तरीके से हम
इरिगेशन दे रहे हैं। ये आर्टिफिशियल केवल इरिगेशन की बात हो रही है। यहाँ पर जो बरसात से पानी आ रहा है या नदियों से जो आ रहा है उस पानी की हम बात नहीं कर रहे हैं। मोर देन हाफ ऑफ द एरिया हैज बीन अंडर इरिगेशन थ्रू ट्यूबवेल एंड डगवेल, मतलब केवल कुएं से ज्यादा, मोर देन हाफ परसेंट, लगभग 62% है, तो हाफ से ज्यादा ही तो है। ट्यूबवेल में भी डीप, मीडियम एंड स्लो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा इज डिसेंडिंग ऑर्डर शेयर द लार्जेस्ट एरिया इरिगेटेड बाय कैनाल। कैनाल से सबसे ज्यादा पानी का सिंचाई कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर पंजाब में, फिर राजस्थान में, फिर उसके बाद हरियाणा में। ये ऐसे एरिया हैं जहां पर सिंचाई किससे होती है? कैनाल से होती है। इसके बाद बात करते हैं हम ट्यूबवेल फॉर्म एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और हरियाणा। यहाँ पर जो पानी की सिंचाई होती है खेत में वो ट्यूबवेल से होती है। देयर आर 3 मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया में इरिगेशन के जो सोर्स है वो 3 है। कौन कौन से हैं? पहला तो है कैनाल, बोले तो नहरों से सिंचाई करना, दूसरा है ट्यूबवेल से सिंचाई करना और तीसरा है टैंक से करना। अब बात करना वाल एंड ट्यूबवेल आर द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन। कैनाल रैंक सेकंड, सबसे ज्यादा किससे होता है? सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर जो हम जमीन से निकाल के सिंचाई करते हैं कुएं से या फिर बोरिंग से, वो होता है। दूसरे पे आता है अपना कैनाल और थर्ड नंबर पे आता है टैंक। इसके बाद बात करते हैं जो कैनाल होता है वो 2 तरीके का होता है। कैनाल से जो इरिगेशन करते हैं वो 2 तरीके का होता है, जिसको हम बोलते हैं इन्यूंडेशन कैनाल्स, which are drawn directly from river without making any kind of dam at their head to regulate the flow of the river. Such canals are used for diverting the excess water from river at the time of flood. ये इस तरीके का रिवर होता है। जैसे मान लो ये इस तरीके का कैनाल होता है। इनंडेशन जो कैनाल होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक नदी, एग्जाम्पल से समझ लो, हमारे पास एक नदी, इस नदी में क्या हुआ कि बरसात में पता चला कि इसमें बहुत पानी आ रहा है। अब ये पानी अगर नीचे पहुंच गया तो नीचे वाली जो फसलें हैं इस नदी के किनारे वाली, वो सभी खराब हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसे कैनाल बनाए रहेंगे, उसी कैनाल में पानी को, यहाँ पर कैनाल को इसे खोल देंगे और यहाँ पर पानी चला जाएगा। कुछ नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, बस पानी को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देंगे कि यहाँ भी बाढ़ ना आए, जो नदी से नीचे पानी जा रहा है और पानी थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, ये पानी चला जाएगा सिंचाई के लिए। इसको हम बोलते हैं इन्यूंडेशन कैनाल। दूसरा है पेरेनियल कैनाल। ये कैनाल इस तरीके का होता है, कैनाल व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड बाय पुटिंग सम फॉर्म ऑफ बेवरेज अक्रॉस द रिवर व्हिच फ्लो थ्रू आउट द ईयर एंड डाइवर्ट द वाटर बाय मीन ऑफ कैनाल टू एग्रीकल्चरल फील्ड। इस तरीके से बनाते हैं इसको कि इसमें पेरेनियल हरदम ये कैनाल के रूप में काम करेगा, इसमें पानी आएगा और फसलों की सिंचाई होती रहेगी। ये अपना जो नॉर्मल कैनाल होता है उसकी बात हो रही है। आगे बात करते हैं वाटर बैलेंस इन इंडिया। इंडिया में जो पानी आता है वो कितना कितना आता है और वो पानी किस किस माध्यम में कहाँ कहाँ पर जाता है। इंडिया हैज द वास्ट वाटर वेल्थ, द प्रेसिपिटेशन प्रोवाइड ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर टू फिल टैंक, लेक एंड रिजर्वायर एंड ए गुड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू स्ट्रीम एंड रिवर। कहने का मतलब ये है कि जो प्रेसिपिटेशन है उसकी वजह से बहुत ढेर सारे टैंक भर जाते हैं, बहुत ढेर सारे लेक भर जाते हैं, बहुत ढेर सारे रिजर्वायर भर जाते हैं। बोले तो लेक होता है तालाब, रिजर्वायर जो बहुत बड़ा सा तालाब हो जाता है उसको हम रिजर्वायर बोलते हैं। इसके बाद गुड फ्लो वाटर नदी में भी बहता रहता है, स्ट्रीम बन जाता है। तो ये हमको पानी बराबर मात्रा में इंडिया में मिलता रहता है। नदियों का देश है, भारत में बहुत ढेर सारी नदियां हैं, तो हमको ये पानी सब कहाँ से मिल रहा है? बरसात की वजह से मिल रहा है। अगर हम बात करें भारत में एक साल में कितना बरसात होती है, तो ऑन एन एवरेज 1194 मिलीमीटर पानी भारत में बरसता है। ठीक, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 1194 मिलीमीटर पानी पूरे भारत में बरसता है। और भारत का जो जियोग्राफिकल जो एरिया है, मतलब जो हमारी बाउंड्री है, उसके अंदर का जो भारत है वो कितना है? वो है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 328 मिलियन हेक्टेयर। ये हमारे पास इतनी जमीन है जिसमें हम रहते भी हैं, खेत भी हैं, पहाड़ भी हैं, मतलब टोटल जो हमारी जमीन है वो इतनी है। इट मेक्स अवेलेबल 392.5 मिलियन हेक्टेयर मीटर ऑफ वाटर। केवल इतने ही एरिया में हमको कितना पानी मिल रहा है? 392.5 मिलियन हेक्टेयर मीटर ऑफ वाटर। ध्यान से समझना, मिलियन हेक्टेयर मीटर ऑफ वाटर का मतलब होता है, जैसे मान लो
1 हेक्टेयर हमारे पास खेत है, ठीक, कितना खेत है हमारे पास, 1 हेक्टेयर खेत है। अगर 1 हेक्टेयर खेत में 1 मीटर पानी भर जाए, 1 हेक्टेयर खेत में 1 मीटर तक पानी भर जाए, मान लो कि तुम ऐसे इमेजिन करो कि तुमने एक तालाब बनाया और 1 हेक्टेयर का तालाब है, तालाब का जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर का है। अगर उसमें 1 मीटर तक पानी भर गया, यानी कि 1 मीटर ऊंचाई में पानी भर गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 हेक्टेयर मीटर। इसी तरीके से अगर 392 मिलियन हेक्टेयर में 1 मीटर पानी भर जाए तो उसको क्या बोलेंगे, 392 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी। इतना पानी होता है, मतलब ऐसे समझो कि पूरे भारत में लगभग 1 मीटर से भी ज्यादा पानी बरस जाता है, ठीक। 10 इंडिया रिसीव अबाउट 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, लगभग कितना, 4 मिलियन हेक्टेयर मीटर ऑफ पानी मिलता है इसको रेनफॉल से और इससे स्नोफॉल से। तो इसमें 2 चीजें आपको जरूर याद करनी है। एक तो भारत का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। टोटल 1194 मिलीमीटर पानी बरसता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि पूरे भारत में लगभग 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर बरसात होती है, ठीक। इसके बाद ढेर सारा पानी जो बरसता है उसमें ये ढेर सारा पानी कैसे जाता है, कहाँ जाता है, कितने तरीके से जाता है, ये सब आप इसमें पढ़ लेना। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब ये 400 मिलियन हेक्टेयर पानी जो बरसता है इंडिया में, ठीक, ये 400 मिलियन हेक्टेयर पानी जो आ रहा है, 1192 जो मिलीमीटर बरसात होती है उसमें ये 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी बरसता है। टोटल इसका वॉल्यूम जो होता है पानी का वो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर होता है। इसमें से लगभग 300 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो होता है वो मानसून के सीजन में बरसात हो जाता है, और बाकी जो 100 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी है ये मानसून के बाद होता है। यानी कि ये 300 मिलियन हेक्टेयर मीटर केवल उसी 4 महीने में बरस जाता है जो बरसात होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसके बाद पूरे साल भर में लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी बरसता है। अब ध्यान से समझना कि ये जो 400 मिलियन हेक्टेयर पानी बरस रहा है इसमें 215 मिलियन हेक्टेयर तो क्या हो जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है। ध्यान से समझना, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी बरसा, जिसमें से 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी कहाँ चला गया, ये जमीन के अंदर चला गया इनफिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक। इसके बाद दूसरा जो है 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी ये बरसात होता है और तुरंत ही क्या होता है, इवापोरेशन के थ्रू उड़ जाता है। जैसे बरसात होती है, फिर धूप होती है, तो धूप होती है तो मिट्टी के ऊपर का जो पानी है वो भी भाप बन के उड़ता है, पौधों से पानी भाप बन के उड़ता है, तालाब के ऊपर से पानी भाप बन के उड़ता है, जो जंगल है, खैर समुद्र है तो समुद्र तो खैर इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे भारत में, लेकिन नदियों के ऊपर का जो पानी है, मतलब पानी हर जगह जब इस पे धूप पड़ेगा तो ये भाप बन के उड़ेगा। तो लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी तो इमीडिएटली उड़ जाता है, बरसात होगी तुरंत ही उड़ जाएगा, वो कहीं जा ही नहीं पाएगा। अब 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी कहाँ चला जाएगा, ये नदियों में बहेगा, ठीक, ये इतना बहेगा। अब ध्यान से समझना, जो इनफिल्ट्रेशन हुआ है यानी कि जो मिट्टी ने सोख लिया है 215 मिलियन हेक्टेयर पानी, उसमें से 165 मिलियन हेक्टेयर जो होगा, 165 मिलियन हेक्टेयर पानी ये आपका सॉइल मॉइस्चर बनाएगा, यानी कि सॉइल के अंदर जो नमी होती है वो 165 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी बनाएगा। इसके बाद कुछ पानी ग्राउंड वाटर में चला जाता है, कितना जाता है, लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी ये अंडरग्राउंड जाता है। अब आप ध्यान से समझिए कि पूरा बरसात कितना हुआ, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर बरसात हुई, जिसमें से कितना पानी केवल जा पा रहा है, केवल 50 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी ही हमारे ग्राउंड वाटर में जा रहा है, जिसमें ज्यादातर वाटर प्रॉब्लमेटिक है। कहने का मतलब किसी में लवण ज्यादा है, किसी में क्षारीयपन ज्यादा है, उसमें से पीने योग्य पानी भी बहुत कम होता है। अब ये इवापोरेशन के थ्रू उड़ गया तो इसका कोई तो काम ही नहीं। अब जो सरफेस में फ्लो हो रहा है, यानी कि जो नदियों में फ्लो हो रहा है, तालाब में है, इसमें से क्या होगा, वो मिला है हमको 105 जो मिला है, 105 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी, वो तो हमें रेनफॉल से मिला है। और बाकी जो 10 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो पानी है ये हमें किससे मिला है, स्नोफॉल से मिला है। ये इतना तो डायरेक्ट बरसात के थ्रू आ गया, और ये फिर आएगा ओलावृष्टि से आएगा, जो पहाड़ों पे बर्फबारी होती है उनसे आएगा। तो इस तरीके से जो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी जो भारत में बरसता है वो इतने तरीकों से इतनी जगह पर
जाता है। इसको डिटेल में आप जो मैंने पिछले 2 स्लाइड जो स्किप किए हैं उसमें आप ध्यान से पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या है। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि बहुत डिटेल में आता नहीं। अब बात करते हैं सॉइल वाटर रिलेशनशिप। सॉइल वाटर रिलेशनशिप डील्स विद द those physical property of soil and water that affect movement, retention and absorption of water by plant and which must be considered in order to plant and or improve an irrigation system। सॉइल और वाटर का रिलेशनशिप समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम सॉइल और वाटर का रिलेशनशिप अच्छे से समझ पाएंगे तभी हम एक प्लांट में जो सॉइल में वाटर का जो मूवमेंट है उसको जान पाएंगे, उसमें जो सॉइल में जो रिटेंशन होता है वाटर का उसको जान पाएंगे, और जो सॉइल पानी को एब्जॉर्ब करती है इन सभी चीज़ों को जान पाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी जान पाएंगे कि पौधे मिट्टी से जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। इसके साथ साथ हम आगे का ये भी प्लान बना पाएंगे कि हम पौधे में कितना पानी दें, कब पानी दें और किस मेथड से पानी दें। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए कहने का मतलब कि पौधे को हमारे अच्छे तरीके से पानी मिल पाए, इसके लिए हमको सॉइल वाटर रिलेशन जानना है क्योंकि जो पौधे को पानी मिलेगा वो सॉइल से ही मिलेगा। तो हम तभी इसको अच्छे से समझ पाएंगे जब पानी का और मिट्टी का क्या रिलेशन है उसको समझ पाएंगे, तभी हम पौधे में कैसे पानी मिले उसको अच्छे से समझ पाएंगे। बात करते हैं सॉइल प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंसिंग सॉइल वाटर रिलेशन। जैसे सॉइल की डेप्थ कितनी है, मतलब मिट्टी की गहराई कितनी है। फिर से एक बार समझना, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जैसे मान लो जैसे 7 सेंटीमीटर की केवल मिट्टी है, ठीक, 7 सेंटीमीटर ऊपर की मिट्टी है, इसके नीचे फिर चट्टान है, ऐसी चट्टान है, चाहे चट्टान मान लो चाहे कोई हार्ड सी परत है जहां पर पानी उसके नीचे नहीं जा पा रहा है। तो अगर केवल 7.5 सेंटीमीटर ही मिट्टी है ऊपर, सॉइल की डेप्थ बहुत कम है, तो वो वेरी शैलो क्लास की मानी जाती है। यहाँ पर जो पानी होता है वो बहुत फ्रिक्वेंटली हमको सिंचाई करनी पड़ती है क्योंकि इसमें जो पानी होता है वो बहुत नीचे तक जा नहीं पाएगा। जल्दी से जब हम इसमें पानी की सिंचाई करेंगे तो जल्दी से पानी भर जाएगा खेत में और जल्दी से सूख जाएगा। वहीं अगर 90 सेंटीमीटर से ज्यादा की मिट्टी है, यानी कि मिट्टी की ऊंचाई मिट्टी जो है काफी मोटी परत है मिट्टी की, इसके नीचे फिर आपको पत्थर मिल रहे हैं या फिर एक हार्ड सी पेन मिल रही है, हार्ड सी परत मिल रही है जिसके नीचे पानी नहीं जा पा रहा है, तो इस कंडीशन में आपको जो पानी है वो मिट्टी में ज्यादा भरा रहेगा। ऐसे बात आप दूसरे एग्जाम्पल समझिए, मान लो मिट्टी जो है वो एक स्पंज है, ध्यान से समझना, मान लो मिट्टी जो है वो एक तरीके का स्पंज है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मिट्टी क्या है, एक तरीके का स्पंज है। अगर पतला स्पंज होगा तो पानी कितना एब्जॉर्ब करेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा। अगर मोटा स्पंज है तो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अगर पतले स्पंज में कम पानी है तो पौधे को हमको पानी देने के लिए बार बार सिंचाई करनी पड़ेगी और ऐसा मेथड लगाना पड़ेगा कि जो मिट्टी है वहां से पानी बाहर डायरेक्ट ना जा पाए, ठीक। और वहीं अगर मोटा है, मोटे वाले स्पंज में अगर हम पौधा लगा रहे हैं तो उसमें जब हम पानी डालेंगे तो क्योंकि पानी ढेर सारा वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो बाद में मिट्टी जो पौधे हैं उसको डिटेल में मिल पाएगा, बहुत देर तक पानी मिल पाएगा। तो सॉइल की जो डेप्थ होती है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है सॉइल और वाटर के रिलेशन को। वहीं अगर हम बात करते हैं सॉइल टेक्सचर की, अगर सॉइल का टेक्सचर सैंडी टेक्सचर का है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। जैसे मान लो जो बलुई मिट्टी है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, उसमें आप जैसे सिंचाई करोगे वो पानी क्या होगा, तुरंत ही मिट्टी के अंदर चला जाएगा, ठीक। लेकिन वहीं अगर कोई क्ले सॉइल है तो उसकी क्या होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो काफी अच्छी होगी। क्ले सॉइल बोले तो चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। उसमें अगर आप सिंचाई करोगे तो पानी काफी दिनों तक भरा रहेगा, काफी दिनों तक उसमें मॉइस्चर रहेगा। तो मिट्टी पे भी डिपेंड करता है कि पानी कितने देर तक भरा रहता है, सॉइल और वाटर का रिलेशन किसके अंदर अच्छा होगा। जैसे मिट्टी का और बालू का आपस में पटता नहीं है, आपस में इनका रिलेशन कुछ खास है नहीं। जब बालू में हम पानी डालते हैं तो तुरंत वो नीचे चला जाएगा, तुरंत ही वो क्या कर जाएगा, पर्कुलेट करके नीचे चला जाएगा। जबकि चिकनी मिट्टी में अगर हम पानी डालेंगे तो वो थोड़ा सा होल्ड कर पाता है पानी को। वहीं हम बात करते हैं जैसे सॉइल सेपरेट्स, अगर कोर सैंड है, कोर सैंड मतलब बहुत मोटी बालू है जिसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 से लेके 0.2 मिलीमीटर तक होता है।
फाइन सैंड जो होती है 0.2 से लेकर 0.02 मिलीमीटर तक होती है, और सिल्ट का और छोटा होता है और क्ले का सबसे छोटा होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्ले का जो पार्टिकल्स का डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो 0.002 मिलीमीटर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे पार्टिकल बड़े होंगे, जितना ही पार्टिकल बड़ा होता जाएगा उतना ही मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी कि जो मिट्टी की जो पानी को रोक लेने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे घटती जाएगी। कब घटती जाएगी? जब मिट्टी के कण बड़े बड़े होंगे। जैसे जो मोटी बालू होती है वहां पर पानी बहुत दिन तक रुक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि मोटी बालू हो तो पानी तुरंत ही पर्कुलेट करके नीचे चला जाएगा। वहीं जैसे जैसे ये मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं, वो जैसे जैसे छोटे होते जाएंगे वैसे वैसे मिट्टी में जो पानी की जो करने की क्षमता है, यानी कि पानी को होल्ड करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। इससे क्ले मिट्टी में ज़्यादा पानी स्टोर हो पाता है, और जो अपना मोटी बालू होती है, जो कोर सैंड जिसको बोलते हैं, उसमें पानी नहीं जा पाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बलुई मिट्टी में जब सिंचाई करो तो तुरंत ही पानी सूख जाता है, जबकि चिकनी मिट्टी में सिंचाई करो तो एक बार सिंचाई कर दो तो पानी काफ़ी दिनों तक उसमें भरा रहता है। तो ये चीज़ें होती है जो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कैसी है, क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी गिवन बाय इरिगेशन वो कैसा है, इरिगेशन वाटर की डेप्थ कैसी है, इरिगेशन इंटरवल कितना है, कितना नंबर ऑफ इरिगेशन आपने दिया है, परमेबिलिटी कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू ट्रांसमिट वाटर एंड एयर कैसा है, इनफिल्ट्रेशन रेट वहाँ का कैसा है। ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि पानी और सॉइल का जो रिलेशन है वो कैसा हो। ठीक, आगे हम बात करते हैं सॉइल का स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉइल refer to the arrangement of the soil particles and the adhesion of smaller particles to form large ones or aggregates one on the surface. Soil structure is associated with the tilt, soil structure influence permeability। ध्यान से समझना, सॉइल का स्ट्रक्चर, जो सॉइल के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल किस तरीके से अरेंज हैं मिट्टी में। ठीक, जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि मिट्टी में जो पानी है वो किस अमाउंट में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कोई एक ऐसी मिट्टी है जिसमें बहुत बड़े बड़े से क्लॉड हैं, मतलब ढेला बहुत ज़्यादा है, उस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। कुछ ऐसी मिट्टी है जो बिल्कुल भुरभुरी सी, ठीक, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो। कुछ अगर प्लेटी टाइप की मिट्टी है जो प्लेटी स्ट्रक्चर का होता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो। इस तरीके से तमाम ऐसी मिट्टी होती है जिसमें पानी कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो ये सब काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, उसके सॉइल के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती हैं। उसके बाद आप बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? जैसे पार्टिकल डेंसिटी, डेफिनेशन की बात करें, द मास ऑफ सॉइल पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम एक्सक्लूडिंग द पोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ध्यान से समझना, पार्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व और पार्टिकल्स का मतलब होता है कण। मिट्टी के कण का घनत्व, जैसे मिट्टी जो बनी होती है वो 3-4 चीज़ों से बनी होती है। मिट्टी में एक तो मिनरल मैटर होते हैं, इसके साथ साथ इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उसमें थोड़ा पानी होता है और मिट्टी में थोड़ी सी हवा भी होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं केवल और केवल पार्टिकल्स। तो मिट्टी में सभी चीज़ों को हटा दो। किसको हटा दो? उसके अंदर जितना पानी है उसको हटा दो, उसके अंदर जितना एयर है उसको हटा दो। तो पानी और एयर को हटा देंगे तो बचा क्या? शुद्ध शुद्ध केवल मिट्टी और मिट्टी के कण बचेंगे, केवल मिट्टी के कण बचेंगे। उसी मिट्टी के कण का जो डेंसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं, मिट्टी के कण की जो डेंसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी। डेफिनेशन इसका क्या होता है? मास ऑफ सॉइल पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम एक्सक्लूडिंग पोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल। इसमें पोर स्पेस को हटा दिया जा रहा है, क्योंकि जो पोर स्पेस है, जैसे मान लो ढेर सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, अब इन पार्टिकल्स के बीच में आप देख रहे होंगे कि यहाँ ढेर सारे ये सब जगह बच रही है। इन सभी जगह को आप निगलेक्ट कर दो, इन सभी जगह को आप हटा दो, मिट्टी को इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दो कि मिट्टी में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई जगह बचे ही ना, उसमें ना पानी रह पाए ना उसके अंदर एयर रह पाए।
तो उसका जो घनत्व निकल के आएगा उसी को हम बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी। इसका जो यूनिट होता है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ठीक, मिट्टी का जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से समझना, अगर 1 सेंटीमीटर मोटी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की मिट्टी, ऐसे मान लो मिट्टी का एक क्यूब बना लो, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो डाई होती है, उस तरीके का जो डाइस होता है उस तरीके का समझो कि 1 सेंटीमीटर लंबी मिट्टी है, 1 सेंटीमीटर चौड़ी है और 1 सेंटीमीटर उसकी मोटाई है। उतनी मिट्टी अगर हम ले लें और उसमें ना तो पानी हो और ना ही उसके अंदर हवा हो, बिल्कुल ही ठोस मिट्टी हो, तब उसका जो वजन होगा वो 2.65 ग्राम होता है। इसी को हम बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल। आगे बात करते हैं बल्क डेंसिटी। द मास ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्लूडिंग द पोर स्पेस विद इन द सॉइल। अब इसमें क्या होता है, मास बल्क डेंसिटी। इसमें बल्क डेंसिटी में सॉइल की जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो तो इंक्लूड ही होती है, इसके साथ साथ जो पोर स्पेस होता है वो भी इंक्लूड होता है। इसमें क्या होता है, पोर स्पेस को हटाते नहीं। एक मिट्टी लेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर मिट्टी लंबी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी, ऐसा एक मिट्टी का क्यूब बन जाए, उसमें पोर स्पेस को भी अगर हम इंक्लूड कर लें, तब उस मिट्टी का जो वजन होगा वो कितना होगा, 1.1 to 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये होता है बल्क डेंसिटी। एक बार फिर से बता दें, पार्टिकल डेंसिटी में जो पोर स्पेस होता है उसको हटा दिया जाता है, जबकि बल्क डेंसिटी में पोर स्पेस को इंक्लूड कर लिया जाता है। इन सिग्निफिकेंस की बात करें, कंपैक्शन इंडिकेटर। अगर बल्क डेंसिटी कम है मिट्टी की तो मिट्टी भुरभुरी है, बल्क डेंसिटी कम है तो मतलब मिट्टी के अंदर पोर स्पेस ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि मिट्टी भुरभुरी है, मिट्टी के अंदर हवा कायदे से है। सॉइल की हेल्थ अच्छी है, अगर सॉइल की बल्क डेंसिटी कम है तो मतलब सॉइल अच्छी है। अगर इसकी बल्क डेंसिटी जितना ही पार्टिकल डेंसिटी के पास जाती जाएगी, कहने का मतलब ये है कि सॉइल की बल्क डेंसिटी जितनी ही बढ़ती जाएगी, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से पोर स्पेस उतना ही घटता जा रहा है, पोर स्पेस कम होता जा रहा है। और क्योंकि पोर स्पेस में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पानी, एयर, सभी चीजें रहती हैं, तो ये सभी चीजें धीरे धीरे घटती जाएंगी। तो एक हेल्दी सॉइल के लिए ऑप्टिमम बल्क डेंसिटी होनी भी जरूरी होती है। इसके साथ साथ पोरोसिटी कैलकुलेशन की बात करते हैं, ध्यान से समझना है। अब रिलेशन से समझते हैं पोरोसिटी, द परसेंटेज ऑफ सॉइल वॉल्यूम that is pore space can be calculated using particle and bulk density। ध्यान से समझना, पोरोसिटी कैसे याद करेंगे, 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी। ध्यान से समझना, पार्टिकल डेंसिटी मान लो 100 है, बल्क डेंसिटी मान लो 50 है, तो इसको इस फॉर्मूले में लगा देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना पोरोसिटी। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी में जो पोर है, मिट्टी में पोर जो है वो कितना परसेंट है। ठीक, यहाँ से परसेंटेज हटा दे रहे हैं, यहाँ से 100 हटा दे रहे हैं, तो पोरोसिटी क्या हो रही है, बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी, यही इनके बीच का जो अंतर आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं पोरोसिटी। कहने का मतलब जो उसमें जो मिट्टी है, मिट्टी के बीच बीच में जो पोर्स होते हैं वो कितने हैं, इसी को हम बोलते हैं पोरोसिटी। अगर पोरोसिटी बढ़ेगी, ध्यान से समझना, अगर पोरोसिटी बढ़ेगी तो बल्क डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी, सोचिए और बताइए। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर पोरोसिटी बढ़ रही है तो बल्क डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी। अगर पोरोसिटी बढ़ रही है तो बल्क डेंसिटी घटेगी, क्योंकि पोरोसिटी बढ़ रही है यानी कि पोर स्पेस बढ़ रहे हैं, और अगर पोर स्पेस बढ़ते जाएंगे तो बल्क डेंसिटी घटती जाएगी। आगे बात करते हैं टोटल पोरोसिटी। किसी भी मिट्टी में उसका जो पोर स्पेस होता है, जिसको हम VF से डिनोट कर रहे हैं, और उसका जो टोटल वॉल्यूम है जिसको VT से डिनोट कर रहे हैं, अगर टोटल उसकी जो किसी भी मिट्टी की जो टोटल वॉल्यूम है पोर स्पेस जिसको VF बोलते हैं, और जो उसका टोटल वॉल्यूम है सॉइल का जिसको हम VT बोलते हैं, इन्हीं के अनुपात को हम बोलते हैं क्या, टोटल पोरोसिटी। फिर से एक बात समझिए, पोरोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस, पोर स्पेस का टोटल वॉल्यूम
टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। पोर स्पेस का टोटल वॉल्यूम कितना है, यानी कि मान लो कि हमने एक मिट्टी ली, अब उसमें अगर मिट्टी में हम केवल इतना देख रहे हैं कि इसमें मिट्टी के अंदर जो केवल खाली स्थान है, जो पोर है, उनका वॉल्यूम कितना है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सॉइल का वॉल्यूम कितना है। सॉइल के अंदर दो चीजें हैं, एक तो पोर है, एक तो सॉइल पार्टिकल है। अब हमने एक में देख लिया कि पोर स्पेस कितना है, उसका वॉल्यूम। पोर की स्पेस क्या है कि मिट्टी के बीच में जो जगह होती है, मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है, उसका वॉल्यूम कितना है। और दूसरा, अब जो मिट्टी बची रही है, केवल मिट्टी जिसमें पोर स्पेस बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको अगर हम ले रहे हैं तो इनके बीच में जो होता है उसी को हम बोलते हैं टोटल पोरोसिटी। ठीक, इसी के रेशियो को टोटल पोरोसिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। सॉइल में जो वाटर पाया जाता है, इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो। पानी में जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जो हम पानी देते हैं वो है तो नेचुरल रिसोर्सेज से आता है, यानी कि बरसात से आएगा, स्नोफॉल से आएगा, किसी भी तरीके से, चाहे प्रेसिपिटेशन से आएगा। इसके अलावा हम इरिगेशन से देते हैं, तो ये सब पानी जाता है सॉइल में पहुंचता है। अब ये सॉइल वाटर कितने तरीके से मिट्टी में रहता है, मिट्टी में जो पानी पाया जाता है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल वाटर, दूसरा होता है कैपिलरी वाटर, और तीसरा होता है हाइड्रोस्कोपिक। ये तीन तरीके के वाटर होते हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं, ध्यान से समझना। अब ये बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर ऐसा वाटर होता है जो कि मिट्टी में रहता है और धीरे धीरे ये क्या करता है, पर्कुलेट करके मिट्टी के अंदर चला जाता है। ध्यान से समझना, ये मिट्टी है, मान लेते हैं ये मिट्टी है। मिट्टी में आपको जो ये ढेर सारे कण दिख रहे हैं, या आप इसको मान लीजिए क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है मिट्टी के कण, और बाकी आपको जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये मान लीजिए आपका पानी। ग्रेविटेशनल वाटर वह वाटर होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स पर आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, आपस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिनको हम सॉइल मॉइस्चर टेंशन बोलते हैं। ठीक, अगर सॉइल पार्टिकल्स और पानी, इनके बीच का जो टेंशन है, यानी कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं और जो पानी होता है, ये दोनों आपस में जो जुड़े रहते हैं, तो उसका वो एक फोर्स के थ्रू जुड़े रहते हैं, और उस फोर्स का नाम है सॉइल मॉइस्चर टेंशन। अगर ये सॉइल मॉइस्चर टेंशन 0.3 से कम है, 0.3 बार से कम है, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। ये यहाँ से 0 तक होता है। अब ध्यान से समझना, मान लो मैं क्या हूँ, अपने आप को आप इमेजिन करो कि आप क्या हो, मिट्टी के कण हो। अब आपको पानी को रोकना है, ठीक, तो आपका एक कोई मित्र है, उसको आप इमेजिन करो कि वो पानी। अब जितना ही टाइट आप अपने मित्र को पकड़े रहोगे, उतना ही देर तक आपका मित्र आपके पास रहे। अगर आपने हाथ छोड़ दिया तो आपका मित्र तुरंत ही चला जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। इसी तरीके से आप समझो कि जब हम बहुत कम फोर्स लगा के पकड़ेंगे, 1/3 जो होता है, 1/3 बार इससे कम का प्रेशर, ये जो है आपका यहाँ पर, ये 1/3 होता है, जिसको हम फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। अगर इससे कम प्रेशर पे पानी उपस्थित हो रहा है, इससे कम प्रेशर पे पानी है मिट्टी के अंदर, तो उसको मिट्टी रोक नहीं पाएगी, उस पानी को। वो पानी बह जाएगा, जमीन के चाहे अंदर चला जाए, और चाहे वो धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, बह के नीचे चला जाएगा, जो नीचे जमीन है वहां चला जाएगा। ठीक, या तो फिर जमीन के अंदर जाएगा या तो बह जाएगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उनको रोक नहीं पाएंगे। वो कब रोक पाते हैं? जब 1.3 बार से ज्यादा प्रेशर लगा पाते हैं। तो ज्यादा प्रेशर कब लगाएंगे? जब मिट्टी के पास पानी रहेगा, मिट्टी से थोड़ा दूर हो जाएगा पानी। जैसे मान लो ये मिट्टी है, इसके पास पानी है यहाँ वाला, तो इसको तो मिट्टी थोड़ा सा अट्रैक्ट करके रख पाएगी। इसके दूर, इससे ज्यादा दूर पानी है तो उसको मिट्टी अट्रैक्ट करके नहीं रख पाएगी, तो ये पानी जो है वो बह जाएगा। तो जो पानी बह जा रहा है, जिसको मिट्टी रोक नहीं पा रही है, अपने पास अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से मिट्टी
में नीचे चला जाता है, यही ग्राउंड वाटर जाके बनता है जो वाटर टेबल को बढ़ाता है। इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। अब जो पानी सॉइल से 1/3 बार प्रेशर के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर इससे ज्यादा पानी दे दिया, जैसे मान लो कि अब मैंने आपको बता दिया कि मान लो मैं हूँ मिट्टी, मैं क्या हूँ, मैं मिट्टी का कण हूँ। मैंने बता दिया कि मैं 1/3 बार प्रेशर पे केवल 3 लीटर पानी रोक पाऊंगा। ठीक, मैं 1/3 बार का जो प्रेशर है उतना प्रेशर लगा के मैं केवल, जैसे मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पानी को ऐसे अपनी तरफ ऐसे चूस रहा हूँ, चूस के मैं रोक रहा हूँ। हमारी बॉडी ऐसी है, वो ऐसे सक कर रही है, जैसे सक्शन जो वो होता है ना, एक सक करने वाला, वो क्या कहते हैं उसको, वैक्यूम क्लीनर। अब ऐसे समझ लो कि मेरी पूरी बॉडी एक तरीके की वैक्यूम क्लीनर है, तो वो एक तरीके का सक्शन लगाएगी, एक तरीके का फोर्स लगाएगी अपने पास खींचने का। ठीक, अगर 1/3 बार का प्रेशर लगाने के बाद मैं केवल और केवल 3 लीटर पानी रोक पा रहा हूँ अपनी बॉडी पर, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी बॉडी की जो फील्ड कैपेसिटी है वो कितनी है, वो केवल और केवल 3 लीटर है। यानी कि 3 लीटर पानी मैं रोक पाऊंगा, और अगर चौथा लीटर पानी आया तो 1 लीटर पानी जो एक्स्ट्रा हुआ वो मेरी बॉडी से गिर जाएगा, तुरंत ही जमीन पर आ जाएगा, वो मैं रोक नहीं पाऊंगा। तो वो जो चौथा लीटर पानी, मतलब 1 लीटर जो एक्स्ट्रा हो रहा था, वो ग्रेविटेशनल हो गया। तो 3 लीटर से जो कम में था, 1 लीटर, 2 लीटर और 3 लीटर, 3 लीटर से जो कम का पानी था वो सभी किसमें आएगा, वो आता है कैपिलरी वाटर में। और 1/3 प्रेशर पे मैं केवल 3 लीटर पानी ही रोक रहा हूँ, तो 3 लीटर जो है वो बिल्कुल फील्ड कैपेसिटी है। अगर 3 लीटर से 100 ml पानी भी ज्यादा हो गया तो वो 100 ml गिर जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी वो होती है, मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट होता है किसी भी मिट्टी की पानी रोकने की। अगर इससे ज्यादा पानी किसी मिट्टी में जाएगा तो वो पानी या तो ग्राउंड वाटर चला जाएगा, जमीन के नीचे चला जाएगा धीरे धीरे परकुलेट करके, या तो फिर बह जाएगा। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, जब पानी मिट्टी से 1/3 बार के प्रेशर पर रुका होता है, उस पानी को हम क्या बोलते हैं, उस फील्ड कैपेसिटी को बोलते हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। यानी कि वही होता है मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब बात करते हैं कैपिलरी वाटर का। कैपिलरी वाटर क्या होता है, जब 15 बार से लेके और 31 बार तक, 1/3 बार, 15 बार से लेके 1/3 बार तक का पानी, कितना, 15 बार से लेके 31 बार तक का पानी जो होता है उसको हम बोलते हैं, 15 बार से 1/3 बार से 15 बार तक का जो पानी होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कैपिलरी वाटर बोलते हैं। यही कैपिलरी वाटर होता है जो पौधे को उपलब्ध होता है, मतलब पौधे इसी पानी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, क्योंकि ये पानी बहुत ढीला था तो ये तो जमीन में चला गया या बह गया, तो इसको तो पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अब ये जो पानी है कैपिलरी वाटर, इसी को पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। तो कैपिलरी वाटर ये एक ऐसा पानी होता है जिसको पौधे ले पाते हैं, इसी को बोलते हैं अवेलेबल वाटर। ठीक, यानी कि 15 बार प्रेशर से और 1/3 बार के प्रेशर के बीच में जो पानी होता है इसको पौधे एब्जॉर्ब कर पाते हैं और पौधे इसको आसानी से अपने अंदर ले पाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं अवेलेबल वाटर। ठीक, अवेलेबल वाटर क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो 15 बार से लेके 1/3 बार प्रेशर के बीच में जो पानी उपलब्ध होता है उसी को हम बोलते हैं अवेलेबल वाटर या फिर कैपिलरी वाटर। अब ध्यान से समझ लो, अगला अपना आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये जो पानी होता है ये 15 बार से लेके 31 बार तक का प्रेशर, यानी कि यहाँ पर 15 बार है और यहाँ पर 31 बार है। अब ध्यान से समझना, ये मैं 15 बार बता रहा हूँ। 15 बार होता है बिल्टिंग पॉइंट वाला बार, यानी कि अगर 15 बार से ज्यादा प्रेशर पानी में लगा दिया और मिट्टी ने लगा लिया, यानी कि देखो, एक तो मिट्टी का पार्टिकल है, जैसे मान लो मैं मिट्टी का पार्टिकल हो गया, आपका दोस्त क्या हो गया, वो पानी हो गया, एक कोई तीसरा दोस्त आ गया, वो क्या हो गया, वो पौधा हो गया। इमेजिन करना, मैं खुद पार्टिकल हो गया, आपका एक दोस्त आया वो पानी बन गया, और एक आया आपका दोस्त वो पौधा बन गया। अब पौधे को भी पानी चाहिए और मिट्टी को भी पानी चाहिए, यानी कि पौधा अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है कि मैं पानी को ले लूं,
और मिट्टी में हूँ तो मैं भी अपनी तरफ फोर्स लगा रहा हूँ कि मैं भी पानी को ले लूँ। अब क्या होगा कि पौधा केवल और केवल 15 बार तक का ही प्रेशर लगा सकता है। पौधे का जो पावर है वो केवल 15 बार तक का है। यानी कि अगर मैं केवल 15, जैसे मान लो कि मैंने ये देखो, जैसे मान लो ये मैं हूँ, ये पौधा है और ये आपका ये मेरा दोस्त है, ठीक। अब मैंने यहाँ पर 15 बार का प्रेशर लगा के इस पौधे को रोक रखा है, पौधे को पानी देने से रोक रखा है। इसने भी यही कर रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने मतलब सॉइल ने पानी को 15 बार से ज्यादा के प्रेशर में रोक रखा है तो उस पानी को पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर सॉइल के पार्टिकल्स ने वाटर को 15 बार से ज्यादा का प्रेशर लगाकर रोक रखा है तो उस पानी को पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में पौधा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो पौधा सूखने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। जब मिट्टी में जो पानी है वो 15 बार से ज्यादा के प्रेशर में पहुंचने लगता है तो हम बोलते हैं कि ये विल्टिंग पॉइंट है। 15 बार का प्रेशर अगर मिट्टी में हो गया पानी का तो उसको बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट, यानी कि पानी मिलना अब बंद हो गया। अब पौधे को पानी नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में पानी इतना कम हो गया है कि मिट्टी जो बचा हुआ पानी है उसको बहुत तेजी से जकड़ रखा है, पानी उसको छोड़ने की नहीं छोड़ना चाहता है, ठीक। अब देखिए 15 बार से लेके 31 बार, यहाँ पर जो लाइन खत्म हो रही है वो 31 बार, 15 बार प्रेशर से लेके 31 बार प्रेशर के बीच में जो पानी होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक वाटर। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको कि क्यों नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो हम जब नहाते हैं तो हमारी बॉडी पर बूंद रहता है। जब हम क्या करते हैं उस बूंद को हाथ से ऐसे करेंगे तो हाथ से झटकेंगे तो वो निकल जाएगा बूंद। लेकिन क्या हम अपनी बॉडी को तुरंत ही सुखा पाते हैं कि हम ऐसे कर दें कि बिल्कुल सूख जाए? नहीं हो सकता है, बिल्कुल सूखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी ने पानी के कण को इतना तेजी से पकड़ रखा है कि वो तुरंत ही नहीं छूटेगा। तो वो छूटेगा कैसे? जब हम रुमाल लगाएंगे, जब तौलिया लगाएंगे, क्योंकि तौलिया बहुत ज्यादा सूखा है तो तौलिया पानी को अपने पास खींच लेता है तो हमारी बॉडी सूख जाती है। उसके बाद तब हमारी बॉडी बिल्कुल सूख जाती है तो उसमें झुर्रियां पड़ने लगती हैं। ठंडी के मौसम में बिल्कुल झुर्रियां पड़ने लगती है अगर मॉइस्चराइजर ना लगाओ। क्यों? क्योंकि तब एनवायरमेंट में क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है तो हमारी बॉडी से पानी वो निकालता रहता है, तो ऊपर जो पानी बचता है वो और निकाल लेता है। इस तरीके से बॉडी बिल्कुल सूख जाती है। वही होता है मिट्टी में। जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा मिट्टी में वैसे वैसे ही मिट्टी जो है वो टर्बिडिटी प्रेशर वो अपना सॉइल मॉइस्चर टेंशन बढ़ाती जाएगी। तो वो 15 बार से अगर ज्यादा हो गया तो पौधे उसको ले नहीं पाएंगे। तो अब ध्यान से एक बार समझना, 1/3 बार से कम प्रेशर पे जो पानी होता है वो कितना होता है? वो जो पानी होता है वो ग्रेविटेशनल वाटर में चला जाता है। 0 बार का जो पानी है, 0 बार प्रेशर यानी जिसको मिट्टी बिल्कुल अट्रैक्ट ही नहीं कर रही अपने पास, वो तो बह ही जाएगा। तो 1/3 बार से कम वाले प्रेशर का जो पानी होता है, इतने 1/3 बार से कम वाले टेंशन का जो पानी होता है उसको ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। 1/3 बार पे जो पानी होता है उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, यानी कि इससे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। 1/3 से लेके 15 बार तक का जो पानी होता है उसी को हम अवेलेबल वाटर बोलते हैं और यही पौधे को अवेलेबल होता है, इसी को कैपिलरी वाटर बोलते हैं। 15 बार जो होता है उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। 15 बार पे जितना पानी पौधे में उपस्थित होता है, मिट्टी में उपस्थित होता है, उतने पानी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि उतना पानी पौधा अपने में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। वो पानी जो है वो पौधे को नहीं मिलेगा। अब 15 बार से लेके 31 बार तक का जो पानी होता है वो कितना होता है? 15 बार से 31 बार तक का जो पानी होता है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। इसको भी पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर कंटेंट में फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी जैसे मैंने बताया 0.1 से लेकर 0.33% तक जो पानी होता है उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, यानी कि इसी पे जो पानी पड़ा है उसको हम फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक। इसके बाद परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, ये भी मैंने आपको बता दिया। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब 15 बार से ज्यादा का प्रेशर पड़ने लगता है तो पौधे उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो मिट्टी अपने पास ही रखती है, वो पानी पौधे को नहीं देती।
तो पौधे परमानेंट बिल्डिंग तो पौधे बिल्डिंग पॉइंट में चले जाते हैं। अब बिल्डिंग पॉइंट दो तरीके का होता है, एक तो होता है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट और एक होता है टेम्परेरी बिल्डिंग पॉइंट। जो टेम्परेरी बिल्डिंग पॉइंट होता है उसमें ऐसा होता है कि अगर हमने पानी दे दिया, सिंचाई कर दी, तो पौधा तुरंत ही सही हो जाएगा। और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट में अगर पहुंच गया तो अगर हम दोबारा उसको पानी दे भी दें तब भी पौधा सही नहीं होगा। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट मतलब परमानेंटली वो बिल्ट हो गए, अब वो परमानेंटली सूख जाएगा, वो जिंदा नहीं होगा पौधा। और टेम्परेरी बिल्डिंग पॉइंट अगर उसको पानी दे दिया तो वो फिर से सुधर जाएगा। जो टेम्परेरी बिल्डिंग पॉइंट होता है उसमें दोपहर के दिनों में आप देखते हैं, दोपहर में पौधे की जो पत्तियां होती है वो सिकुड़ जाती है। जब पानी की कमी होती है तो पौधे की पत्तियां ऐसे गोल सी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती है। जबकि रात जैसे होती है, जैसे जैसे धूप खत्म होती जाती है, रात आती जाती है, वैसे वैसे धीरे धीरे पत्तियां सही होने लगती है। जब आप सुबह देखोगे तो पत्तियां ऐसे खुली रहेंगी, लेकिन जैसे फिर धूप आने लगती है जैसे फिर मुड़ने लगता है, तो उसको बोलते हैं टेम्परेरी बिल्डिंग पॉइंट। और जब परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट आता है तो पौधे की पत्तियां बिल्कुल पानी के अभाव में सूख जाती है। सेचुरेशन कैपेसिटी क्या होता है? कहने का मतलब ये है, सेचुरेशन कैपेसिटी वो होता है जब मिट्टी के जितने भी माइक्रो पोर हैं, यानी कि जो छोटे रंध्र हैं और जो बड़े रंध्र हैं, माइक्रो और मैक्रो पोर, मिट्टी के अंदर जो दोनों पोर हैं उनके अंदर अच्छे से पानी भर गया है। अब पानी जो है वो मिट्टी बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो उसी को बोलते हैं सेचुरेशन कैपेसिटी। बोले तो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन ए सॉइल पार्टिकल कैन हेल्ड, जिसको समझते हैं मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल इज नोन एज सेचुरेशन कैपेसिटी या फील्ड कैपेसिटी। ये कितना होता है? इसमें जब होता है तो ये कितना टेंशन लगाता है, मतलब जीरो। इसका टेंशन बिल्कुल 1/3 नहीं होता, तो 1/3 नहीं, बिल्कुल जीरो हो जाए, बिल्कुल फील्ड कैपेसिटी इसी को कहते हैं। इससे ज्यादा सेचुरेशन पानी का नहीं हो सकता, यानी कि इससे ज्यादा पानी मिट्टी नहीं सोख सकती। हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट ये मैंने बताया, द कांस्टेंट इज इक्वल टू ए फोर्स ऑफ अबाउट 31 एटमॉस्फेरिक एंड डिटरमाइन द प्लेसिंग ऑफ द सॉइल सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 31 एटीएम फोर्स के साथ जो पानी लगा होता है, 31 एटीएम फोर्स तक का जो पानी होता है उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। इसको मैं हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट आपको बताऊं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो है वो 31 बार है। ठीक, जैसे यहाँ पर 1/3 बार है तो ये फील्ड कैपेसिटी है, ये आपका 15 बार है तो विल्टिंग पॉइंट है, तो वहीं पर ऐसे 31 बार यहाँ पर होगा, उसी को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। ठीक, तो इसी के बारे में ये बात हो रही है। अवेलेबल वाटर केवल 0.33 से लेके 0.15 तक जो पानी मिलता है, जिसको हम ये बोल रहे हैं, ये पानी इसको 0.33 का मतलब 1/3 और 15 इसके बीच में जो पानी मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अवेलेबल वाटर बोलते हैं। अनअवेलेबल वाटर जो 15 एटीएम से ज्यादा का प्रेशर से, यानी 16, 17, 18, 31 या 32, 35 जो इतने प्रेशर पे जो पानी रहता है वो अनअवेलेबल होता है, क्योंकि इस वाटर को पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। अवेलेबल जो वाटर होता है उसको पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अवेलेबल वाटर कितने से होता है? 0.3 एटीएम बोले, 0.33 एटीएम बोले तो 1/33 से लेके 15 एटीएम तक के प्रेशर में ये पानी रहता है। अनअवेलेबल वाटर ये 15 एटीएम एंड अगर 15 एटीएम के प्रेशर से या फिर इसके ऊपर रहता है तो इसको भी पौधे नहीं ले पाते। दूसरा कंडीशन, अनअवेलेबल वाटर 0.1 से 1/3 एटीएम तक का जो होता है, जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, तो जो पानी जो है जो मिट्टी में रहेगा उसी पानी को तो पौधा एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो उसको भी नहीं ले पाते हैं। अगर मैं आपको फिगर से समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इसके बीच का जो पानी है, इसके बीच का पानी केवल यही इतना पानी अवेलेबल है। अगर इधर चला गया ये वाला जो पानी है ये भी अनअवेलेबल पानी है, और ये भी जो पानी है ये भी अनअवेलेबल पानी होता है, ये भी पानी पौधे को नहीं मिल पाता है। मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर, सॉइल में वाटर किस तरीके से मूवमेंट करता है? पहला है इनफिल्ट्रेशन। बोले तो इनफिल्ट्रेशन का सबसे सिंपल सा अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ वाटर डाउनवर्ड फ्रॉम द एयर मीडियम precisely the soil surface into the soil medium। ध्यान से समझना, मिट्टी के ऊपरी परत से, जैसे मान लो ये मिट्टी है और ये मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है, यहाँ पर पानी पड़ा, ये पानी पड़ा और धीरे 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 ऊपरी मिट्टी से धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। ठीक, जिसको तलछटीकरण बोलते हैं।
Infiltration is the process of entry of water downward from the air medium, precisely the soil surface, into the soil medium. In irrigation practices, it is the term applied to the process of water entry into the soil, generally by the downward flow through all the parts. इसका मतलब ये होता है कि पानी का मिट्टी की ऊपरी परत से निचली परत में जाना ही कहलाता है इनफिल्ट्रेशन। फैक्टर अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनफिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं? कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल सरफेस, अगर सॉइल की सरफेस बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, बोले तो बहुत ज्यादा कड़ी है तो उसमें इनफिल्ट्रेशन कम होगा। अगर भुरभुरी सॉइल है तो इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप, अगर रेन ड्रॉप बड़ी है तो इनफिल्ट्रेशन तेज होगा, अगर रेन ड्रॉप छोटी है तो इनफिल्ट्रेशन धीरे होगा। सॉइल कवर, अगर सॉइल के ऊपर कोई कवर है, सॉइल कवर का बोले तो मतलब कोई सॉइल कवर हुई है, चाहे उसमें पेड़ है, चाहे फसल है, चाहे कोई और, चाहे इसमें खरपतवार है, तो इनफिल्ट्रेशन धीरे होगा। सॉइल वेटनेस, अगर सॉइल गीला है तो इनफिल्ट्रेशन धीरे होगा, अगर सॉइल सूखी है तो इनफिल्ट्रेशन थोड़ा ज्यादा होगा। सॉइल टेम्परेचर, अगर सॉइल टेम्परेचर ज्यादा है तो इनफिल्ट्रेशन, वार्म सॉइल एब्जॉर्ब मोर वाटर देन कोल्ड, यानी कि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो इनफिल्ट्रेशन तेज होगा, अगर टेम्परेचर कम है मिट्टी का तो इनफिल्ट्रेशन कम होगा। सॉइल टेक्सचर, अगर कोरस सॉइल है, बोले तो सैंडी सॉइल जिसका बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें सॉइल पार्टिकल बड़े होते हैं, तो इनफिल्ट्रेशन तेज होगा। अगर सॉइल पार्टिकल्स छोटे हैं, जैसे काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी में होते हैं, तो उसमें इनफिल्ट्रेशन कम होगा। इसके बाद डेप्थ की बात करते हैं। सॉइल की डेप्थ, अगर सॉइल की डेप्थ कम है तो पानी तेजी से अंदर जाएगा, अगर सॉइल की डेप्थ ज्यादा है, मोटी सॉइल है, तो वहां पर इनटू सॉइल देन टू डीप सॉइल। शैलो सॉइल परमिट लेस वाटर इंटर इनटू सॉइल देन डीप, यानी कि पतली सॉइल है तो उसमें पानी कम जाएगा, डीप सॉइल है तो पानी उसमें तेजी से जाएगा। परमेबिलिटी, अगर परमेबिलिटी क्या होती है, बात समझना। जैसे मान लो कि हमने एक यहाँ पर जाल लगा रखा है, ध्यान से समझना, हमने यहाँ पर एक जाल लगा रखा है। अब इस जाल से मछली इधर जा रही है, अगर यहाँ से 100 मछलियां आई, यहाँ 100 मछलियां थी, यहाँ से पार करके यहाँ मछलियां चली आई 99, तो यानी कि इसकी परमेबिलिटी कितनी है? परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि 100 मछलियां आई थी, 99 पास हो गई, केवल एक मछली रुक पाई, तो इसकी परमेबिलिटी ज्यादा है। अगर मान लो ये 100 मछलियां आई थी और उसमें से केवल 10 मछलियां पास हुई, तो यानी कि परमेबिलिटी कम है। ठीक, आप देखो ध्यान से डेफिनेशन समझते हैं। परमेबिलिटी में बी डिफाइन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पोरस मीडियम ऑन इट्स रेडीनेस टू ट्रांसमिट ए लिक्विड। कहने का मतलब ये है कि किसी मिट्टी के बीच में जो पोर होता है, जो स्पेस होता है, उसमें कितनी तेजी से पानी जा पा रहा है, उसी को बोलते हैं परमेबिलिटी। जैसे जो आपका कोर सैंड सॉइल होता है, यानी कि जो मोटे दाने वाले, जो जिसमें सॉइल के पार्टिकल्स मोटे होते हैं, बोले तो जो बलुई मिट्टी होती है, उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है, उसमें अगर आप पानी डालोगे तो तुरंत ही चला जाएगा, तो उसकी परमेबिलिटी ज्यादा। वहीं क्ले मिट्टी की परमेबिलिटी कम है। ठीक, इसको आप समझ लीजिए, मोटे जाल वाली जिसमें 100 मछलियों में से 99 मछलियां पास कर गई तो वो है बाली, 100 में से केवल 10 मछलियां पास हुई तो वो है आपकी क्ले। ये होता है परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब एब्जॉर्बेशन, जो मिट्टी में पानी एब्जॉर्ब होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? जैसे एटमॉस्फेरिक फैक्टर, evaporative demand of atmosphere reduce the rate of transpiration and consequently the rate of observation। बात समझिए, अगर इवापोरेशन तेज हो रहा है, इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण, मिट्टी में जो पानी होता है जब वो भाप बन के उड़ता है तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं। एब्जॉर्बेशन में पानी नीचे जाता है, इवापोरेशन में ऊपर जा रहा है, तो अगर ऊपर जाने की प्रक्रिया तेज हो गई तो नीचे जाने की प्रक्रिया घट जाएगी, यानी कि अगर इवापोरेशन तेज हो गया तो एब्जॉर्बेशन घट जाएगा, अगर इवापोरेशन घट गया तो एब्जॉर्बेशन बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ गया मिट्टी का तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि मिट्टी गर्म होती है तो तुरंत ही वाष्पोत्सर्जन होने लगे, वाष्पीकरण होने लगे। तो अगर वाष्पीकरण बढ़ गया यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया तो इवापोरेशन बढ़ गया, और अगर
इवापोरेशन बढ़ गया तो एब्जॉर्बेशन घट गया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से एब्जॉर्बेशन घट गया। सॉइल के फैक्टर्स क्या है? अवेलेबल सॉइल, कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सोडियम, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल एरेशन, ये सभी प्रिंसिपल फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कि सॉइल में किस तरीके से एब्जॉर्बेशन हो। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन, जैसे सैलाइन सॉइल है या एरिड सॉइल है, इस तरीके की कौन कौन सी सॉइल है, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं कि एब्जॉर्बेशन कितनी तेज होगा। जैसे लो टेम्परेचर सॉइल है उसमें जो परमेबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि उसमें एब्जॉर्बेशन कम होगा। हाई टेम्परेचर सॉइल है तो उसमें जो होता है वो परमेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। इसके बाद प्लांट फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई एक ऐसा प्लांट है जिसमें ट्रांसपिरेशन ज्यादा है तो उसका रूट सिस्टम ऐसा होता है कि रूट सिस्टम अगर ज्यादा है, ध्यान से समझना, अगर कोई एक ऐसा प्लांट है जिसमें ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है, इवापोर ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है, तो एब्जॉर्बेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा मिट्टी का, क्योंकि ज्यादा पानी पौधा ले जा रहा है। वहीं दूसरी कंडीशन में अगर देखें, कोई एक ऐसा प्लांट है जिसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के बहुत नीचे तक जाती हैं, तो जमीन के बहुत नीचे तक जाएंगी तो जमीन को बहुत नीचे तक फाड़ देंगी, तो मिट्टी में जो पानी का एब्जॉर्बेशन होता है वो थोड़ा सा तेज हो जाता है। तो आज का लेक्चर इतना ही, काफी बड़ा लेक्चर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो मैं एक चीज आपको और बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए, स्लाइड को एक बार पढ़िए, उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। क्या? एक बार वीडियो को पॉज करिए, उस स्लाइड को अच्छे से पढ़िए, फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए, तब आप अच्छे से सब समझ पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। चैनल आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। अगर कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं तो आप कोर्स परचेज कर लीजिए 500 रुपए में, उसको परचेज करिए, उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट करिए, उसका स्क्रीनशॉट हमें टेलीग्राम पर सेंड करिए, कौन सा नंबर ऐड करना है वो बताइए, आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आप 8 कोर्स आराम से 500 रुपए में पढ़ पाएंगे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।